नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों को हम देखने वाले हैं और शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को हिंदी माध्यम में, हिंदी में लिखा हुआ और हिंदी में समझाया गया। ये आप भी जानते हैं, अगर आपने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं और इस साल भी बनेगा, कुछ न कुछ बनेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देख कर जाइएगा, अच्छे से रिवीजन इससे कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं इसे पढ़े हुए हैं अभी तक, इसमें कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही हैं तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। ये कहना व्यर्थ है कि अंत समय में कुछ तैयार नहीं हो सकता है। अगर आपका कुछ छूट रहा है, ये सही है कि पूरा सिलेबस नहीं तैयार हो सकता है, लेकिन सिलेबस के कुछ हिस्से अगर आपसे छूट रहे हैं, वहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उसे आप नए सिरे से तैयार भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये भाषणबाजी जिस पीडीएफ के आधार पे होती है, पीडीएफ यहाँ आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो वो पीडीएफ आपके पास रहे, आप डाउनलोड करके रख सकें और साथ में कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति रहे। जब आप निराश हों या हताश महसूस करें तो आपको कोई मोटिवेट करे, तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक जगह आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी जुड़ने की इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है। आप देख रहे हैं कि सारणी बनी हुई है और इस सारणी में 4 अलग अलग कॉलम हैं। पहला वाला समिति के नाम का है। दूसरे में हम ये देखेंगे कि समिति की स्थापना कब हुई थी, समिति या कोई भी आयोग जो है वो स्थापित कब हुआ था, उसके गठन का वर्ष यहाँ हम देखेंगे। और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है। गठन होने का जब समय होता है ना, उसके बाद उसे एक समय, मतलब एक लंबा अंतराल लगता है, कम से कम कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो उसमें तरह तरह की संस्तुतियाँ यानी रिकमेंडेशन होती हैं। तो यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख है और साथ में उसके विषय में जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हो सकती हैं, मतलब वो किस चीज़ की जाँच कर रहा था, किस क्षेत्र से संबंधित ये समिति है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आप देख रहे हैं वो पीके मोहंती समिति है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे जो समितियों के नाम रखे जाते हैं या कमीशन के नाम रखे जाते हैं तो अध्यक्ष के नाम के आधार पर ही रखे जाते हैं। फिलहाल यहाँ जून 2020 का समय है जिस समय इसकी स्थापना होती है, इसका गठन होता है। और ये अपनी रिपोर्ट जल्दी ही पेश कर देते हैं, यानी 2020 सितंबर में, 30 सितंबर 2020 को ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इसका जो जांच का दायरा था वो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित था। असली बात यह है कि जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक थे उनमें स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित जो मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देश थे, उनके विनियमों की समीक्षा करने के लिए और उससे संबंधित जो मापदंड हैं, जो भी क्राइटेरिया है, उसे तय करने का सुझाव देने के लिए। देखिए, समिति कुछ भी तय नहीं करती है, ये सिर्फ सुझाव दे सकती है। तो ये सुझाव देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। मतलब जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें जो प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए सलाह देना, ये इसका उद्देश्य था। और इसका दायरा आप देख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी समिति है वो है अरुण गोयल समिति और ये 2020 की है। और इसमें इसके बारे में जानने योग्य बात यह है कि भारत के जो पूंजीगत सामान क्षेत्र थे उनको मजबूत करने के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसे मजबूत किया जाए और अमेरिकी डॉलर में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसे हम अपने लक्ष्य, मतलब उस क्षेत्र में हमने जो लक्ष्य बनाया हुआ है उसे हम सही तरीके से प्राप्त कर सकें, एक समय सीमा में प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करे। तो उसके लिए क्या काम किए जा सकते हैं, मतलब क्या सुधार किया जा सकता है, तो उसके संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से अरुण गोयल समिति। इसके बाद जो अगली यहाँ पे कमेटी आप देख रहे हैं, इसका नाम है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। ये देखिए, और माधवी पुरी जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रही थी और ये 2020 का समय है। इसमें खास बात जानने योग्य ये है कि प्रतिभूति बाजार डेटा तक पहुंच के लिए जो उपयुक्त नीति की सिफारिश है उसको करने के लिए, मतलब सिफारिश जो है वो कमेटी करती है। तो जो प्रतिभूति बाजार का डाटा है वहाँ तक अच्छी पहुँच सरकार की हो, क्योंकि वहाँ पर सरकारी पहुँच कम देखी जाती है या वहाँ घुसपैठ कम होती है, तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ तक डेटा जो है वहाँ तक पहुँच के लिए एक उपयुक्त नीति की सिफारिश यहाँ पर की गई। और खंडवार डेटा परिधि, डेटा की आवश्यकता, इसके अलावा अंतराल की पहचान करना, डेटा गोपनीयता की सिफारिश करना,
बाजार डेटा पर लागू डेटा एक्सेस विनियमन जो विनिमय है उन्हें मतलब उनके संबंध में सिफारिश करना, ये सब इसका उद्देश्य था। मतलब मार्केट डाटा जो है, विशेष रूप से जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित डाटा है, उसके संबंध में ये सलाह देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इतना भी अगर आप जानते हैं तो आप प्रश्न सही करके आएंगे। इसके बाद जो अगली यहाँ समिति आप देख रहे हैं, ये कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई थी और इसका नाम था कंपनी कानून कमेटी, CLC इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो गठन का वर्ष है, गठन का समय है, वो 18 सितंबर 2019 का है और उसी वर्ष यानी 2019 में 14 नवंबर की तारीख में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जल्दी कर देती है। और इसमें क्या खास बात जानने योग्य हो सकती है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कंपनी कानून है उससे संबंधित कुछ बातें होंगी, तो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। समिति के नाम से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो ये 2019 में कंपनी अधिनियम 2013, ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, ये दोनों अधिनियम जो हैं, इसके अतिरिक्त सिर्फ इतने ही नहीं, अन्य जो संबंधित मामले हैं उन सब के कार्यान्वयन से संबंधित जितने भी प्रावधान हो सकते हैं, मतलब सरकार के द्वारा जितने ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसका सुझाव देने के उद्देश्य से और इसी के मुद्दों पर सरकार की जांच करने और सिफारिश करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था, ठीक है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, सिर्फ इसमें मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने की ही बात नहीं थी, बल्कि जांच पड़ताल की भी बात थी, क्योंकि ऐसे मामलों में भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश या जो एक अव्यवस्था है उसकी गुंजाइश हो सकती है। इसमें कुछ और बातें कही गई है, जैसे कि कंपनी कानून समिति यानी CLC जो है, इसने क्या सिफारिश की है, सही इसको सीधे सीधे शब्दों में बताया गया है। इसमें यह कहा गया कि जो LLP अधिनियम है उसके तहत 12 अपराधों को अपराध से मुक्त किया जाए और LLP को सीमित देयता भागीदारी यानी जो फर्म होते हैं उसके लिए व्यवसाय करने के लिए या व्यापार करने में आसानी में सुधार के उद्देश्य से धन जुटाने के लिए NDC जो NCD है उसे जारी करने की अनुमति दी जाए। मतलब कुल बात यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा स्वतंत्रता की अपेक्षा की जाती है, तो इसीलिए ये कहा गया कि जो फर्म है उनको व्यापार करने में आसानी हो, इसके उद्देश्य से उन्हें धन चाहिए होगा, तो धन जुटाने के लिए उन्हें NCD जारी करने की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि एकत्र कर सकते हैं और अपनी प्रगति कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद आप एक और इसमें तथ्य देख रहे हैं इसी के विषय में कि समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराधों की चर्चा हमने पीछे देखी थी, तो यहाँ पर यह कहा गया कि समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध, जिसमें कि LLP की साझेदारी की स्थिति में बदलाव, मतलब अनचाहा बदलाव, इसके अलावा जो वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग है वो सब भी शामिल है। पूरे ओवरऑल पूरे साल भर का हम निगरानी करके पता लगाएं कि कहाँ पर जो अव्यवस्था है या अपराध है उसकी गुंजाइश बन रही है। धोखाधड़ी से संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला जो है उसको शामिल नहीं किया गया है, इसको गैर अपराधीकरण के लिए अनुशंसित किया गया है। तो इसमें कई तरह की अनुशंसाएं ऐसी थी जो कि सरकार को नहीं माननी चाहिए। अब इसमें सरकार की इच्छा ये होती है ना, मतलब सरकार की मर्जी ये होती है कि वो किन चीज़ों को छांटे और किन चीज़ों को माने। तो इसे हमने देखा, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानने योग्य नहीं है, मतलब व्यवहारिक नहीं। इसके बाद जो अगली समिति आप देख रहे हैं वो साइबर सुरक्षा पर भारत के मुख्य समन्वयक राजेश पंत की समिति थी। राजेश पंत जी इसके अध्यक्ष थे और इस समिति का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा। इतना भी अगर आपके दिमाग में है प्रीलिम्स के उद्देश्य से, मेंस में तो डिटेल में आपको लिखना होगा, लेकिन यहाँ प्रीलिम्स के उद्देश्य से अगर आप सिर्फ इतना जान लें कि राजेश पंत समिति जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर सुरक्षा, सीधी बात है, आप आराम से पकड़ लेंगे। सितंबर 2020 में इसका गठन होता है और नवंबर 2020 में ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक या साइबर सुरक्षा प्रमुख जो है वो गुलशन राय थे और उसके बाद लेफ्टिनेंट राजेश पंत जो है वो इसके नए यहाँ प्रमुख घोषित किए जाते हैं। तो ये नए हैं, मतलब नई अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद मतलब ये 2020 का करंट अफेयर जो था उसमें ये ऐड हुआ था, करंट अफेयर के हिसाब से हमने इसे पढ़ा था पीछे, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो। लेकिन फिलहाल ये स्टैटिक जीके का हिस्सा बन गया है, मतलब जो समितियां हमें जानने योग्य। तो करंट अफेयर की ही चीज़ें आगे जाके स्थिर हो जाती हैं। यहाँ एक चीज़ कही गई है कि ये जनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपनी का नाम है, इसके द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ का मूल्यांकन करेगा और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करेगा। मतलब बात यह है ना कि डिजिटल निगरानी की अगर कोई कंपनी मतलब डिजिटल निगरानी का जिम्मा लेती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें तमाम असुरक्षाएं हैं और भारत सरकार इससे दो चार होती रहती है हमेशा। अभी हर चीज़ को डिजिटल करने की बात हो रही है, मतलब पूरा देश जो है वो पेपरलेस हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, डिजिटल तरीके से होंगी। तो उसमें सुरक्षा के प्रावधानों को भी हमें उतना ही कसा रखना पड़ेगा। और अपने यहाँ सुरक्षा के मानदंड बड़े ढीले,
डिजिटल जो सेध लगाई जाती है ना, मतलब हैकर्स हो सकते हैं या भ्रष्टाचार, कुछ भी हो सकता है, जो भी बुराई पनपनी होगी वो डिजिटल वर्ल्ड में पनपने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कुछ जो कंपनियां हैं वो मूल्यांकन करेंगी, निगरानी करेंगी, बात तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये लिमिटेड कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो अगर ये कुछ करती है तो ये कानून का उल्लंघन करके तो नहीं कर रही है, मतलब इस मामले में अपने काम को करने के लिए वो कानून तो नहीं तोड़ रही है जो अपने देश का है। तो इसकी भी निगरानी करने का काम ये कमेटी करेगी। इसके बाद राजीव महर्षि समिति को आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, सितंबर 2020 की बात है, इसका गठन होता है। और इसके विषय में जानने योग्य तथ्य ये हो सकता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्याज की माफी और साथ में कोविड-19 से संबंधित जो स्थगन की वित्तीय स्थिरता है उसको मापने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। और समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव देना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, वित्तीय बाधाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं, अब हर वर्ग के हिसाब से वित्तीय बाधाओं का हम बंटवारा कर सकते हैं। जो इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आती है ना, मतलब एक तो पहली चीज़ ये है कि इकोनॉमिकल गैप पैदा हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उसके बाद से असमानताएं पनपनी शुरू हुई और वो आगे जाकर और बढ़ गई हैं। इसमें कई सारी चीज़ें और भी जुड़ती हैं। तो राजीव महर्षि समिति जो है इसका मूल काम ये है कि ये जो वित्तीय वर्ग की या वित्तीय क्षेत्र की, सामान्य वर्ग की या विभिन्न वर्गों की समाज के बाधाएं हैं उनको दूर करने का सुझाव दे गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो ये सब आपने देखा। और हाँ, कोविड-19 की वजह से ये चीज़ और ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर दिखाई दी। इसके बाद जो अगला तथ्य हमें देखना है वो है केवी कामत कमेटी के बारे में, और इसका समय है 7 अगस्त 2020 का। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 4 सितंबर 2020 को। ये तो इसका शुरुआत और समापन है। समिति का काम खत्म हुआ, उसके बाद उसका काम समाप्त हो गया, मतलब उसका भी जो समापन है वही मान लिया जाता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना ये इसका पहला उद्देश्य था, ध्यान से देखिएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर उधारकर्ता जो हैं उनके खातों के लिए समाधान योजनाओं की प्रक्रिया का सत्यापन करने का एक सही ढांचा होना चाहिए। ये सुझाव इसने दिया था। जो कामत कमेटी है उसका सुझाव यही था कि जो समाधान योजनाएं हैं उनकी प्रक्रिया का सत्यापन किया जाए, और सत्यापन करने के लिए कौन कौन सी विधियां भारत सरकार को अपनानी चाहिए। ठीक, इसमें यह भी कहा गया कि इसने उधारकर्ताओं पर जो प्रभाव है उसकी गंभीरता के आधार पर तनावग्रस्त खातों के पुनर्गठन के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की थी। अब इसमें बैंक समिति की सिफारिश के हिसाब से खातों को हल्के, मध्यम और गंभीर क्षेत्र में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अगली जो हमारी कमेटी है उसका नाम है डीवी फाटक कमेटी। ठीक है, अच्छा नाम है, ये आराम से याद हो जाएगा। तो ये जो डीवी फाटक की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। अब यह जो समिति है ये क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए गठित की गई थी। क्यूआर कोड से इसका संबंध था। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इतने में ही आपका काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल भी इसकी जान लीजिए। हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाए, हालांकि ऐसी गुंजाइश कम है, लेकिन प्रश्न को कठिन बनाने के लिए आयोग कुछ भी कर सकता है। तो 23 दिसंबर 2019 की तारीख में इसे गठित किया जाता है। अभी इसमें खास बात यह है, मतलब इसकी मुद्दे की बात जो है उसमें डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए, ध्यान से देखिएगा, डिजिटल भुगतान की जो सुविधा है उसके लिए भारत में क्यूआर कोड की जो प्रचलित प्रणाली है उसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। सिर्फ इतना ही आपके काम का है। बाकी रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार को उपभोक्ताओं के बीच में क्यूआर कोड लेन देन के लिए उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। डिजिटल लेन देन के लिए सरकार वैसे भी प्रोत्साहन देती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं देती है। तो ये जो क्यूआर कोड स्कैन करके आप पे करते हैं उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए, ताकि लोग प्रोत्साहित होकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये सुझाव था और इसका समय आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि सुरेश माथुर की अध्यक्षता में महामारी जोखिम पूल पर जो समिति है वो गठित होती है। महामारी का दौर था 2020, वहीं से ये पनौती की शुरुआत होती है कोविड-19, और उसके बाद वो खिंचा चला आता है, अभी तक चल रहा है, मतलब उतना प्रबल नहीं है। तो यहाँ महामारी जोखिम की बात की गई थी। अब इसमें ये कहा गया कि जो ये समिति है इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी गवर्नमेंट के सामने, और इसमें ये कहा गया कि वह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को दूर करे। तो सरकार यही काम कर रही थी, अब समिति भी वही सुझाव देती और भविष्य में इसी तरह के संकट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करे। कहने का मतलब ये है, यहाँ जो वाक्य है उसको समझने की कोशिश करिए। महामारी ये पहली नहीं है, ठीक है, मतलब कोविड-19 जो है ये पहली महामारी नहीं है जिसका सामना हमने किया है। इससे पीछे भी हमने इस तरह के बहुत सारे पेंडेमिक देखे हैं, जैसे कि चेचक, वो भी एक महामारी की तरह से होता था। पहले के समय में इलाज और टीका उपलब्ध नहीं था, तो हैजा और प्लेग जो है वो भी महामारी का रूप धारण कर लेते थे। बड़े पैमाने पर आबादियां साफ हो जाती थी। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के तौर पे उभरा है, लेकिन आगे अगर भविष्य में हम देखें तो इस तरह के बहुत सारे वायरसों के आने की संभावना है। महामारी तब भी पनप सकती है, अब तो और खतरा बढ़ गया है।
तो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार पहले से तैयार रहे, सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए रिकमेंडेशन की गई थी। तो ये सुरेश माथुर कमेटी को आपने देखा। अब इसके बाद आप इंजेटी श्रीनिवासन कमेटी को देख रहे हैं। ये ई श्रीनिवासन कमेटी जो है ये अक्टूबर 2018 में गठित हुई थी। इसका समय आप देख रहे हैं, हम लोग एकदम जो लेटेस्ट है उससे पीछे की ओर जा रहे हैं। तो अक्टूबर 2018 की बात है। अगस्त 2019 में ये लगभग एक साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। इसमें यह बताया गया, पहली चीज़ तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम परिचय दिया गया है। सचिव हैं श्री इंजेटी श्रीनिवासन, कारपोरेट कार्य के, और दिल्ली में कारपोरेट सामाजिक दायित्व जो CSR होता है, CSR पे अच्छा खासा विवाद होता है। तो यहाँ CSR पर गठित जो उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है उसके आधार पे, और ये असल में CSR का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की भागीदारी सरकार की होनी चाहिए, निजी क्षेत्र उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और वो जायज़ है अथवा नहीं, इन सब की समीक्षा के लिए इसको गठित किया गया था। तो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो वित्त मंत्री हैं हमारी, यानी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उनको ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मतलब ये कमेटी जो है श्रीनिवासन कमेटी, माफ़ कीजिएगा श्रीनिवास कमेटी, ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है वित्त मंत्री को। इसमें जो कमेटी का काम है ना उसको ध्यान से आपको देखना है। तो इसका संबंध किससे है, ये CSR से जुड़ी हुई है। इसके बाद अब कर सुधार की बात करें तो ये सब आप जानते हैं, ये पीछे वाली कमेटियां आपने देखी होंगी। राजा चलैया समिति है और ये काफ़ी पुरानी है, 1991, लगभग 30-31 साल इसका जो पीछे का पैमाना है उसे आप देख रहे हैं। अगस्त 1991 में ये गठित होती है और इसके विषय में एक चीज़ और कही गई है कि समिति की अंतरिम रिपोर्ट जो है, अंतिम नहीं, ध्यान दीजिएगा, अंतरिम रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1991 में सरकार को पेश की जाती है। और अंतिम रिपोर्ट ये इसका जो भाग 1 है, 2 भागों में प्रकाशित होती है। तो भाग 1 जो है ये अगस्त 1992 में पेश किया गया था। उसके बाद इसके और भी सीक्वेंस आते हैं। फिलहाल यहाँ जानने योग्य बात यह है कि देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच करना, उस समय जो टैक्स की प्रणाली हमारे देश में चल रही थी, ये समय है 1991, 90-91, मतलब वही 90 के दशक वाला आगे का समय। तो उसमें जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसा था, आज के समय जैसा तो नहीं था, अभी तो GST आ गया है, वो उस समय की स्थिति थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का विभाजन। तो उसमें जो कर का ढांचा है उसके अच्छे तरीके से जांच करना और कर के ढांचे को और मजबूत करना, उसमें सुधार करना, उसके लिए सुझाव देने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। क्योंकि जो टैक्स होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जितने भी तरह के टैक्स हैं, वो सरकारी खजाने को भरने का एक अच्छा माध्यम होते हैं। जनता से ही कर वसूल के सरकार विकास के काम करवाती है। तो अगर वो कर प्रणाली अच्छी होगी जिसमें कि जनता को भी भार महसूस न हो और सरकार भी लाभान्वित हो और देश का भला कर सके, तो इसके लिए सुझाव देने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया। अब इसमें यह कहा गया, ध्यान से देखिएगा, कि इसकी सिफारिशों में कर की दर को कम करना और न्यूनतम दर और अधिक सीमांत दर, मतलब जो उच्चतम स्लैब की रेट होती है, दर होती है, उसके बीच में फैलाव को कम करना, मतलब वो फैले ना ज़्यादा, उसका विस्तार ना हो, और साथ में दोहरा कराधान ना हो, जो टैक्सेशन है वो डबल ना हो जाए, क्योंकि उससे भी समस्या होगी, मतलब बोझ बढ़ेगा। इसके साथ साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच में जो कारपोरेट कर की दर है उसके भी विभाजन को, मतलब उसके बीच का जो गैप ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने की आवश्यकता है। पूंजीगत लाभ को युक्ति संगत बनाना और संपत्ति कर का युक्तिकरण, उसको मतलब उसके संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से ये राजा चलैया समिति जो है गठित की गई थी। तो आप जब सामान्य तौर पे वन लाइनर डाटा देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, कर व्यवस्था में सुधार से है। तो उसमें जो कर व्यवस्था में सुधार का दायरा है वो आपको बताया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें माइक्रो फाइनेंस पे मालेगाम कमेटी। अब इसका उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है, ये माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और इसका जो गठन का वर्ष है वो 15 अक्टूबर 2010 का है। जनवरी 2011 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इसमें ये बताया गया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा माइक्रो फाइनेंस करने वाली जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं, जिन्हें कि आप NBFC कहते हैं, ठीक है, NBFC कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये विनिमयन के उद्देश्य से, मतलब इनके विनिमयन के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस और साथ में जो इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं उनकी परिभाषा की समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया था। ये क्या कहती है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो कौन से होने चाहिए, उसके लिए क्या मानदंड होना चाहिए। कोई डिफिनीशन आप बनाते हैं ना, तो उसी डिफिनीशन के आधार पे वो चीज़ जो है वो डेवलप होती है, या पहले से ही उसका अगर विकास हो गया है तो अलग बात है। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं या जितने भी तरह की संस्थाओं का विकास होता है तो उसके लिए परिभाषा पहले तय रहती है। तो परिभाषा को तय करने के उद्देश्य से कि सही डिफिनीशन हम बनाएंगे तो वो सही तरीके से वर्क करेगी, उसका विस्तार कितना होना चाहिए, उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके संबंध में रिकमेंडेशन के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। ये समय है 2010 का, ठीक। अब इसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी को देख लीजिए। नई शिक्षा नीति इसी की रिकमेंडेशन का परिणाम है, इसी की संस्तुति का परिणाम है।
तो कस्तूरी रंगन समिति जो है ये जून 2017 में गठित हुई थी और ये मई 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो पेश की जाती। तो ये सब आपने देखा। इसके बाद टीआरपी रेटिंग पर शशि एस वेम्पति की जो कमेटी थी, वेम्पति कमेटी भी कहते हैं, और बाकी शशि एस वेम्पति जो है वो इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें टीआरपी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर सूचना प्रसारण मतलब टेलीविजन से संबंध है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में, ध्यान से देखिएगा, ये समय इसका पहले देख लीजिए, 2020 में इसको गठित किया गया था, जनवरी में ये अपनी रिपोर्ट 2021 में पेश करते हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा करने के उद्देश्य से, जो टेलीविजन रेटिंग होती है ना, मतलब टीआरपी कहते हैं कि इस सीरियल की टीआरपी इतनी ज़्यादा है, उसकी इतनी कम है, अच्छा है उसके बावजूद कम है, तो ये जो आंकड़ा होता है उसी के संबंध में है कि भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के उद्देश्य से इसका गठन होता है 4 नवंबर 2020 को, और शशि एस वेम्पति ये इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वो तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका मामला जो है वो टीआरपी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो अगली कमेटी हम देखेंगे वो MS अनंत कमेटी है और इसका संबंध है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संदर्भ में, मतलब उसी से संबंधित है। इसका काम क्या है ये तो हमने इसका एक मोटा दायरा देखा, मतलब रफ अगर आपको देखना है तो सिर्फ इतने से आप काम चला लें, लेकिन अक्टूबर 2020 में ये गठित होती है। और इसके बारे में जानने योग्य बात क्या है कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल को तैयार करने के उद्देश्य से इसको गठित किया जाता है, तो ये इसका काम है। अब यहाँ देखिए आप, पराली जलाने से रोकने के लिए 1 मैन कमेटी जो है वो गठित होती है और 1 मैन कमेटी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं जस्टिस मदन बी लोकुर, ये इनका नाम है। समय रहता है अक्टूबर 2020 का, और इसमें यह बताया गया, खास बात यह है कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर जो है इनकी अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ भी बड़े बड़े खेत हैं, धान उगाया जाता है, तो वहाँ पर पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। और आप जानते ही हैं कि वो पराली से निकलने वाला जो धुआं और कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं दिल्ली के वायुमंडल को, पूरी दिल्ली पर काला धुंध छा जाता है ना, तो वो प्रदूषण की समस्या में और गंभीरता ले आ देता है। बाकी आतिशबाजी वगैरह तो है ही है। तो पराली जलाने के लिए किसान विवश है। क्यों विवश है इसके लिए आप हमारा एग्रीकल्चर वाला वीडियो देख लीजिएगा। मतलब बात यह है ना कि धान का जो तना होता है, पुआल होता है, वो अब किसान के काम का नहीं है। पहले उसका इस्तेमाल होता था पशुओं को खिलाने और बिछावन के तौर पे, तो अभी वो बेकार होता है। हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, धान की जो बालियां हैं वो काट के किसान को मिल गई। अब अगली रबी वाली फसल की बुआई का समय नज़दीक होता है तो धान के तने वही किसान खड़े ही खेत में फूंक देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो उससे धुआं उठता है, उनका खेत साफ हो गया, उसके बाद वो नई बुआई करेंगे। तो ये समस्या है। अब इसका निदान क्या हो सकता है? अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कदम भी उठाए हैं, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यानी लागत प्रभावी नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि आप धान के तने उखाड़िए, जुताई भी करिए और साथ में गेहूं के बीज भी बोते जाइए। ये मल्टीपर्पज़ वाला काम करने वाली कोई मशीन रहे तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसी मशीन हर किसान की पहुंच में होगी, ये भी सोचने वाली बात। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये बीच में रामायण कहीं चालू कर दिया, तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप इस तथ्य को याद रख सकें। अब इसके बाद प्रदीप शाह समिति को देखिएगा, तो ये अगस्त 2020 की है, समय इसका अगस्त 2020 का है। नवंबर में ही ये अपनी जल्दी से रिपोर्ट पेश कर देती है, ज़्यादा समय नहीं लेते। अब इसमें इसका संबंध किससे है बस इतना जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो होता है, यानी आपका IFSC, उसमें अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करना, मतलब वो खुदरा व्यापार तो पहले से ही चलता है, लेकिन उसका और अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से विकास करना, उसी के संबंध में ये संस्तुति देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसके बाद ये पिल्लई कमेटी है, GK पिल्लई कमेटी। इसका जो समय है वो 2020 जुलाई का है और इसका संबंध किससे है? निर्यातकों के लिए। यहाँ आप देखिएगा, निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करना, अधिकतम दरें तय करना, जितना हो सकता है, संभव हो सकता है उतनी। इसके बाद अगली कमेटी को आप देख रहे हैं, ये राजेश वर्मा कमेटी है और मतलब राजेश वर्मा की अध्यक्षता में गठित होती है। वैसे इसका नाम रहता है व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग कमेटी, ठीक है, ये लंबा सा नाम है, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति। इसका गठन होता है 2018 में, लेकिन रिपोर्ट पेश करने में इसे अच्छा खासा समय लगता है, तो अगस्त 2020 में ये अपनी रिपोर्ट को पेश करती। संबंध किससे है? तो सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए BRR प्रारूप को विकसित करना, और राजेश वर्मा इसके अध्यक्ष थे। हालांकि उनके नाम से कमेटी का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अभिजीत सेन कमेटी को आप देख रहे हैं, तो लंबी अवधि में खाद्य नीति को तैयार करना ये इसका उद्देश्य था। मतलब जो फूड पॉलिसी है, फूड ग्रेन से संबंधित पॉलिसी या पूरे खाने पीने की वस्तुएं जो है, विशेष रूप से अनाज जो कि मुख्य खाद्यान्न है,
तो उससे संबंधित जो नीतियां हैं वो सही होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। मतलब ऐसी जल्दबाजी वाली नीतियां नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पे हम अनाज को अपने ढंग से, मतलब सही ढंग से मैनेज ना कर पाएँ। और अपने भारतवर्ष में ये देखा गया है कि अनाज का प्रबंधन, जितना अनाज का उत्पादन होता है उसके मामले में अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका प्रबंधन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो जाता। हम देखते हैं कि कितना गेहूं जो है वो पड़े पड़े सड़ गया, कितना गेहूं जो है उसको निर्यात कर दिया गया। सिर्फ गेहूं ही नहीं, बाकी जो अनाज है उनके साथ भी यही होता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका सही समय पर निर्धारण नहीं किया गया, किसान को घाटा लगा, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अनाज की पैदावार में कमी नहीं है, वहाँ तो भरपूर मात्रा में पैदा हो रहा है, जितनी आबादी है उसको खिलाने के लिए, बल्कि और बाहर सप्लाई करने के लिए भी पर्याप्त होता है मौसम की मार के बावजूद, लेकिन उसका सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं होता है। तो उसी के संबंध में है, लंबी अवधि की खाद्य नीति में सिर्फ वही नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे योजना तैयार करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। और इसका आप समय देखिए जरा, 2 मार्च 2007 को ये गठित हुई थी और ये अपनी रिपोर्ट लगभग 10 साल से भी ज़्यादा समय लेकर पब्लिश करते हैं, मतलब 29 अप्रैल 2018। लंबी अवधि की जो नीतियां हैं वो तैयार कर रहे थे, तो लंबाई आप देख ही रहे हैं। इसके बाद सुखमय चक्रवर्ती कमेटी है, जाहिर सी बात है कि यही अध्यक्ष हैं जैसे यहाँ पर थे। मौद्रिक नीति से ये संबंधित है और दिसंबर 1982 में ये प्रकाशित हुई थी, मतलब माफ कीजिएगा गठन हुआ था इसका, और अप्रैल 1985 में, 82 में इसका गठन होता है, 85 में अप्रैल महीने में, 1985 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। जानने योग्य बात सिर्फ इसमें इतनी है कि मौद्रिक नीति से संबंध इसका था, ठीक है, मौद्रिक नीति की समीक्षा, उससे संबंधित सुझाव देना। इसके बाद जे ईरानी कमेटी को आप देखेंगे, कंपनी कानून, मतलब नया जो कंपनी अधिनियम है वो इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर गठित हो, ऐसी बात। तो दिसंबर 2004 में गठित हुआ था और मई 2005 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद केलकर समिति तो आप जानते ही हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उससे संबंध था इसका, मतलब जो पीपीपी है उसका आकलन करना और साथ में कर संरचना जो है उसमें सुधार करना। तो कर से संबंधित जितनी भी कमेटियां हैं, ठीक है, कर से संबंधित जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो कर व्यवस्था में सुधार करना है या कुछ भी, मतलब जीएसटी हो या किसी भी संबंध में वो कर से रिलेट करती हो, तो उसको देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब इस तरह की कमेटियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो पीपीपी है उसका आकलन करना, साथ में कर संरचना में सुधार करना, ये दोनों इसका उद्देश्य था और ये मल्टीपर्पज़ थी। केलकर कमेटी, इसका गठन होता है केंद्रीय बजट के दौरान 2015 में और ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं नवंबर 2015 में। खुसरो कमेटी, इसका संबंध कृषि ऋण प्रणाली से है। कृषि ऋण जो है वो एक बड़ी टेढ़ी खीर होता है, मतलब किसान जो है वो मौसम की मार झेलते हैं, ऋण लेकर अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ाते हैं या अपने संसाधन इकट्ठे करते हैं। बाद में दिक्कत ये होती है कि वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब कर्जे में डूबा हुआ किसान कितना डिप्रेशन का शिकार होगा या कितनी बुरी स्थिति में होगा, ये सोचने वाली बात है। तो सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए और सरकार उठाती भी है। मतलब ये हो सकता है कि पूरी तरह से सार्थक कदम न होते हों, लेकिन प्रयास किए जाते हैं। तो ये जो कृषि ऋण प्रणाली है उससे संबंधित। अब यहाँ 1986 में इसका गठन हुआ था, 1989 अगस्त में ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। ये कमेटी कौन सी है? खुसरो कमेटी। इसके बाद सरकारी आयोग, इसे तो आप जानते ही हैं, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्ति का संतुलन, खींचतान न हो, ये नहीं कि राज्य जो है वो अलग भाग रहे हैं और केंद्र जो है वो अपनी चला रहा है। ऐसा होता है जब केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है या केंद्रीकृत पूरी शासन व्यवस्था होती है तो उसमें केंद्र की मनमानी चलती है। जैसे आज की जो राजनीति है उसमें सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य उसी की मर्जी के मुताबिक अगर चाहें तो भी और नहीं चाहें तो भी चल रहे हैं, चलने के लिए विवश है। तो ये अच्छा भी है कुछ मामलों में, मतलब एकजुट रखेगा सभी को, लेकिन कुछ मामलों में बुरा भी है, मतलब यहाँ सभी लोग स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, हर चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। फिलहाल सरकारी आयोग जो है ये 1983 में गठित हुआ था और ये अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं 1988 में, ठीक है। इसके बाद लोढ़ा कमेटी को देख लेते हैं, अच्छा नाम है। तो लोढ़ा कमेटी जो है ना ये जनवरी 2015 में गठित हुई थी, इसका समय आप देख रहे हैं, और जनवरी 2016 में अपनी रिपोर्ट ठीक 1 साल बाद प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या जानने योग्य बात है, तो भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश, क्रिकेट सुधार से संबंध है किसका? लोढ़ा का। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हालांकि इन कमेटियों को याद करने के लिए बहुत तरह की ट्रिक हो सकती है। अब इसके बाद विवेक देवराय कमेटी को आप देखें, रेलवे का जो पुनर्गठन है उससे संबंध इसका है और जून 2015 में ये अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं, हालांकि 2014 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद न्यायमूर्ति MB शाह की कमेटी है, 2010 की है। रिपोर्ट कब पेश किया वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि ये किस लिए गठित की गई थी। तो बात यह है कि जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, भारत सरकार के द्वारा ये गठन किया गया था। तो न्यायमूर्ति हैं, इनका नाम है MB शाह। तो इनका जो जांच आयोग है ये लौह अयस्क और मैग्नीज,
ये दोनों जो है ये खनिज हैं, आप जानते हैं, जमीन से खोद के निकाले जाते हैं। तो इनके अवैध खनन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। मतलब हमारे पास कोयले की खदानें हैं, वैसे ही लौह अयस्क जो है वो भी जमीन से खोदा जाता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो इसमें कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मतलब इसमें अवैध बहुत तरह के जो तस्कर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो अपना बीच में फ़ायदा लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी उसमें मिली भगत होती है। तो उसी के संबंध में जांच पड़ताल हेतु और सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके बाद MB शाह समिति को आपने देखा, ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये 27 मई 2014, एक बार फिर से आप देख रहे हैं, 27 मई 2014 का है और इसका संबंध था काले धन से। 2014 में ना, मतलब 2013 और 2014 काले धन वाला मामला जो है वो बड़ा गर्मा गया था। मतलब बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन, अन्ना हजारे और न जाने कितने ही जो समाज सेवी और गांधीवादी लोग हैं वो इकट्ठे हो गए थे। दिल्ली में धरना प्रदर्शन और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। तो काला धन वापस लाने की बात चल रही थी। फिलहाल दीपक पारेख कमेटी को देखते हैं। तो नवंबर 2010 की बात है, ठीक है। दीपक पारेख कमेटी का जो स्थापना का समय है, गठन का समय है, वो नवंबर 2010 का है। और इसमें भी वही PPP मॉडल है। उसी के माध्यम से बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इस मॉडल को हम अपना के कितने अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब इसका सदुपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम वित्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सुझाव देने के उद्देश्य से ये गठित हुई थी। इसका नाम है दीपक पारेख कमेटी। इसके बाद हनुमंतराव कमेटी को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इसका आप बताने की आवश्यकता नहीं। 1984 का समय है, उर्वरकों से संबंध था। मोटे तौर पे देखा जाए तो कृषि से संबंध था, ये आप कह सकते हैं। कृषि प्रणालियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सिर्फ उर्वरक ही इसमें शामिल नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें शामिल, मृदा की उर्वरता और इससे संबंधित बातें भी इसमें शामिल थी। इसके बाद जानकी रमन कमेटी को देखते हैं। तो जानकी रमन कमेटी का जो स्थापना का समय है वो आप देखें अप्रैल 1992 का है। और इसमें अब जानकी रमन कमेटी जो है, इसकी स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रतिभूतियां हैं उनके लेन देन में हुई जो अनियमितता है उनकी पहचान के उद्देश्य से की गई थी। मतलब प्रतिभूतियों का लेन देन जो होता है वो हमेशा साफ सुथरा रहे, ये आवश्यक नहीं है। तो उसमें जो भी इरेगुलरिटीज़ आती हैं यानी अनियमितता होती है उसको दूर करने के लिए संस्तुतियां देना, ये इसका उद्देश्य था। तो आप नाम याद रखेंगे, जानकी रमन कमेटी। समय है 1992 अप्रैल। कभी कभी क्या होता है ना, कमेटियों से संबंधित प्रश्न जो है वो सीधे नहीं पूछा जाता। पहले आयोग सीधे पूछता था कि इस समिति का संबंध किससे है, या लिस्ट दे देता था कि लिस्ट A में कमेटी का नाम है और जिस चीज़ से उसका संबंध है वो लिस्ट B में मौजूद है, मिलान करिए। तो ये ढर्रा पुराना हो गया है। तो तरीका ये हो सकता है कि इसमें बताइए कि कौन सी कमेटी का गठन पहले हुआ था और कौन सी कमेटी का गठन बाद में हुआ था। मतलब कमेटियों की क्रोनोलॉजी अरेंज करिए। तो अब इनका जो कालानुक्रम व्यवस्थित करने का मामला है ना, ये आपको परेशान कर सकता है, इसलिए तारीखें भी साथ में याद रखनी। अब इसके बाद कोठारी आयोग को आप देख रहे हैं, जो कि 14 जुलाई 1964 का है। समय आपने देखा 29 जून 1966 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से शिक्षा के मामले में जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सभी को छूने की इसमें कोशिश की गई थी। तो ये आपने देखा। इसके बाद NN वोहरा कमेटी को आप देख रहे हैं और इसका जो समय है 1993 का है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपराध जो राजनीति में अपराधीकरण चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, मतलब पहले से ही है। तो राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच में जो मिली भगत रहती है उसकी जांच पड़ताल के लिए इसको गठित किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी दल जो होता है वो इसमें शामिल होता है, कमोबेश शामिल होता है। उसकी सहमति के बिना चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये आप तय मानिए, ठीक है। इसके बाद आप पुंछी कमेटी को देख रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध से इसका जुड़ाव है, मतलब केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित रिकमेंडेशन देना इसका उद्देश्य था और अप्रैल 2007 में गठित होती है। मार्च 2010 में अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। दंतेवाड़ा को देख लीजिए। दंतेवाड़ा कमेटी जो है ये 1977 की है, 78 में पेश कर देते हैं ये रिपोर्ट। और बेरोजगारी का आकलन करना ये इस समिति का उद्देश्य था। आज के समय में भी ऐसी समितियों का गठन होना चाहिए जो कि बेरोजगारी का आकलन करके बताए। हालांकि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को दर्शा रही है, जो कि बहुत भयानक है, कोविड के बाद और डेंजरस हो गई है। तो यहाँ बेरोजगारी की समीक्षा कायदे से करने की ज़रूरत है और उसके कारणों की पड़ताल करनी है। हालांकि कारण सबसे बड़ा पॉपुलेशन का बढ़ना है, जनसंख्या की वृद्धि है, लेकिन साइड वाले बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें कि हम दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल बेरोजगारी के आकलन से संबंधित ये समिति है। यहाँ आपने देखा दंतेवाड़ा को। गोईपोरिया को तो आप जानते ही हैं कि बैंकिंग सेवा में सुधार करना ही इसका उद्देश्य था, मतलब उसी के संबंध में सुझाव देना उद्देश्य था। समय था इसका 1990, रिपोर्ट पेश करने का समय है 91, अगले साल। इसके बाद NK सिंह समिति। अब ये जो है ये इसमें अगर आप देखें ये FRBM एक्ट की समीक्षा के उद्देश्य से गठित की गई थी
और गोस्वामी समिति जो 1990 वाली है, इसका संबंध चुनाव सुधार से था। मीरा सेठ समिति जो है ये 1997 की है, हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन से जुड़ी हुई थी, मतलब हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है उससे इसका संबंध था। और नानावटी आयोग ये भी काफ़ी चर्चा में था। तो 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, मतलब यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिखों को लूटा गया और मारा गया, तो ये जो दंगे हुए थे इसके दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए इसका गठन हुआ था, ठीक है। और 2009 में ये अपनी पहली रिपोर्ट और उसके बाद 2014 में आखिरी रिपोर्ट पेश करती, काफ़ी विवादित रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सन 2000 में इसका गठन हुआ था। देखिए नानावटी शाह आयोग, दूसरी जो कमेटी है वो इसी नाम से है लेकिन ये भिन्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। नानावटी शाह आयोग, इसका जो काम है वो गोधरा कांड और 2002 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनकी जांच करने का था, ठीक है। ये अब आपने देखा। अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति को तो आप जानते ही हैं, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन उससे पहले आप अशोक मेहता को देख रहे हैं यहाँ पे। ये दिसंबर 1977 की है और अगस्त 1978 में ये अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। पंचायती राज संस्थान से जुड़ा संबंध है दोनों का। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये जनवरी 1957 की है, नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। और जीवीके राव समिति और जो सिंघवी समिति है वो भी इसी में संबंध आप जोड़ लीजिए। तो देखें जीवीके राव समिति का जो समय है वो 1985 का है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय है अगले साल यानी 86 का। इसके विषय में जानने योग्य तथ्य क्या हो सकता है, तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है उनके लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में जीवीके राव कमेटी का गठन किया गया था। मतलब ये अध्यक्ष का नाम है, साथ में कमेटी का नाम उसी से जुड़ गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करना, ग्रामीण विकास करना, तो ये सब चीज़ें। इसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी को आप देख लीजिए, ये 1986 की है। राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में लोकतंत्र और विकास के लिए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे और लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है, उसी के उद्देश्य से इसका गठन होता है। तो ये आपने देखा। अगली जो कमेटी आप देख रहे हैं वो थुंगन कमेटी है 1988 की, और 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति गठित होती है। मतलब संसद की जो सलाहकारी समितियां होती हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये एक उप समिति गठित होती है पीके थुंगन की अध्यक्षता में। और इसका काम क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से ये गठित होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा दोनों की जांच की जाए और उसके संबंध में जो कुछ भी खामियां दिखें उसको रिकमेंडेशन के तौर पे पेश किया जाए। और ये जो समिति है इसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया। तो कोई भी सार्थक कमेटी अगर कायदे से समीक्षा कर रही है तो उसे ये मालूम होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो देश की आत्मा है। देश के पूरे तंत्र को सही ढंग से सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए और जनता परक होने के लिए, मतलब जनता के हित में सोचने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप गाडगिल कमेटी को देखेंगे। तो गाडगिल कमेटी जो है ये 1988 की है और इसमें जो अध्यक्ष का नाम है वो वीएन गाडगिल है, उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम है। और इसमें एक नीति और कार्यान्वयन समिति जो है या कार्यक्रम समिति आप कह सकते हैं, उसका गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब इस समिति में बात क्या है, मतलब ये किस उद्देश्य से गठित की गई थी, तो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। पीछे भी हमने देखा कि सुझाव इसी से संबंधित था। तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकती हैं, अभी जितनी है उतना पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बन सकती हैं, उसी के संबंध में इसका गठन होता है। इसके बाद दांडेकर और एन रॉथ कमेटी है, वीएम दांडेकर और एन रॉथ की कमेटी। इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर जो भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन करने का काम था वो इसने किया था। मतलब आधार किसको बनाया गया था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो था उसके आंकड़ों को आधार बनाया गया था और उसी के आधार पर बताया गया कि भारत में गरीबी का क्या स्तर है और ये किस तरह से प्रभावित हो रही है, मतलब किन चीज़ों से बढ़ रही है या क्या चीज़ें इसे ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं। तो इसका समय है 1971 यानी 1971 का। ये काफ़ी संवेदनशील दौर था, आप जानते ही। वाई के अलग समिति को आप देख रहे हैं, 1977 की है, 79 में रिपोर्ट पेश करते हैं और भारत में जो गरीबी का अनुमान है उसी से इसका भी संबंध है। अगर आप डिटेल डाटा नहीं भी दिमाग में रख पा रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतना मोटे तौर पे देख लीजिए कि कौन सी शिक्षा से जुड़ी है, कौन सी बैंकिंग से जुड़ी है, कौन सी कर व्यवस्था से जुड़ी है, बैंकिंग में भी अलग से आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से किसका संबंध है, ऐसे करके देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पूरा जो व्यवस्थित इसका क्रम है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि भारत में जो भारत की गरीबी की स्थिति है, भारत में ज़्यादातर आबादी जो अभी भी है, एक तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, तो ये तो अभी की स्थिति है। पीछे वाली जो कंडीशन थी उसमें गरीबी बेशुमार थी। हमारा देश एक समय समृद्ध हुआ करता था, लेकिन विदेशियों ने इतना लूटा,
यहाँ से वो एक्सप्लोड करके ले गए कि उसके बाद गरीबी एकदम चरम सीमा पर थी और सामने संकट पर संकट आ रहे थे, तरह तरह की लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी, फिर विभाजन हुआ, इस तरह की चीज़ें होती। तो देश को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो गरीबी का अनुमान लगाना आवश्यक था, तभी जो 5 ईयर प्लान बन रहे थे वो सार्थक तरीके से चल पाते, मतलब उसमें योजना उसी को ध्यान में रख के चलाई जाती। तो ये कमेटी, अलग कमेटी जो है, इसका उद्देश्य है गरीबी के अनुमान से, ठीक है, गरीबी का अनुमान लगाना। और राष्ट्रीय स्तर पर इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहली आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा को पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित जो उपभोग व्यय है उसके आधार पर जारी किया गया। मतलब जो शहरी गरीबी रेखा है, पहले लोगों के दिमाग में ये रहता था कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही गरीबी रेखा हो सकती है, मतलब वहीं पर गरीबी हो सकती है, लेकिन शहर में गरीबी का जो चेहरा है वो और ज़्यादा विभत्स होता है। तो शहरी गरीबी रेखा का भी आकलन आवश्यक है और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पोषण संबंधी आवश्यकता सबकी पूरी हो रही है या नहीं। गरीबी के मूल्यांकन का ये भी आधार हो सकता है कि जो ज़रूरत का पोषण है वो एक एक व्यक्ति को या परिवार के हर सदस्य को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। साथ में जो उपभोग व्यय है उसके भी आधार पे इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। मतलब वाई के अलग जो है ना, वो अपनी रिपोर्ट को पेश करने में कुछ चीज़ों को आधार बनाते हैं। एक तो पोषण की आवश्यकता, दूसरा उपभोग व्यय। ये दो चीज़ें देखते हैं वो हर परिवार की, मतलब ऐसे एक मोटा सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर तय करते हैं कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है। इसके बाद लकड़ावाला कमेटी है, अच्छा नाम है ये, DT लकड़ावाला पूरा नाम। 1989 का समय है, गठन होता है, 1993 में रिपोर्ट पेश करती है। गरीबी का आकलन करना ये भी इसका संबंध, मतलब इस कमेटी का संबंध जो है वो गरीबी के आकलन से है। तो आपने पीछे गरीबी का मूल्यांकन करने वाली कई सारी कमेटियों को देखा है। अब इनके बीच का बारीक अंतर देख लीजिएगा। इसमें अलग अलग आधार बनाया गया था। गरीबी को हम लोग किस नज़रिए से देखते हैं ये भी मायने रखता है। तो इसमें हर कमेटी का अपना अपना नज़रिया था। तो लकड़ावाला कमेटी जो है वो गरीबी के आकलन से संबंधित थी। अब इसमें सुझाव जो है वो किस आधार पे दिया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के आधार पे, मतलब कैलोरी की खपत जो होती है उसके आधार पे इन्होंने तय किया था कि कौन गरीब है और कौन सा गरीबी रेखा से बाहर। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी को आप देख रहे हैं, इसका भी वही काम है, गरीबी का आकलन। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, 2005 से लेकर 2009 ये इसका पूरा काम करने का समय है, गठन का वर्ष और रिपोर्ट पेश करने का। इसने गरीबी के आकलन में उपभोगी व्यय में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए गए जो निजी व्यय थे उसको भी शामिल किया। इसका मतलब है कि लकड़ावाला कमेटी में जो व्यय था उसको तो शामिल किया गया था और उससे पीछे वाले में भी, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्चा था उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, या तो नज़रअंदाज कर दिया गया था या उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। अभी क्या हुआ कि वो जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जाने वाला निजी व्यय है उसको भी शामिल किया गया। यहाँ देखें आप, यहाँ मूल बात यह है ना कि पहले की जो गरीबी आकलन प्रणालियाँ थी, पीछे वाली आप देख रहे हैं, तो उनकी यह अवधारणा थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय नहीं किया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सुलभ कराना राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य जब अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है या पूरी तरह से उसका दायित्व नहीं निभा पाता है तो उसके बाद आदमी को व्यक्तिगत तौर पे कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए। मतलब मोटे तौर पे आप समझें, जो सरकारी स्कूल होते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल हो या बड़े स्तर के विद्यालय विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कुछ स्तर तक होता है, मतलब जो नीचे वाले लेवल होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना पैसा लेती हैं। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तो है, वहाँ भोजन भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, मतलब कुछ भी अपनी ओर से नहीं लगाना है। लेकिन उसके बावजूद क्या मनमाफिक शिक्षा मिल पाती है? ठीक है कि कुछ प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल जो है उनकी दशा अच्छी हो सकती है, वहाँ अच्छी पढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर की हालत जो है वो खस्ता है। और ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में ज़्यादातर स्थितियाँ, मतलब जो उत्तरी बेल्ट है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में जब अच्छी शिक्षा दिलवानी है तो लोग मजबूर हो जाते हैं कॉन्वेंट में एडमिशन कराने के लिए। अंग्रेजी माध्यम बस में बैठकर जाते हैं बढ़िया ड्रेस वस पहन के, है ना। तो वो लग्जरी भले ही नहीं चाहिए लेकिन अच्छी शिक्षा तो चाहिए, मतलब एक प्रॉपर आपको पढ़ाई चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाती है तो मजबूरन आपको एडमिशन करवाना पड़ता है किसी महंगे स्कूल में जो कि प्राइवेट है। तो यहाँ आप अपनी ओर से खर्चा लगा रहे हैं, अपनी ओर से आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये निजी खर्च हुआ। अब इसमें राज्य तो कोई हिस्सा निभा नहीं रहा है, राज्य तो वहीं तक सपोर्ट कर रहा था जहाँ तक आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे, है ना। तो वो चीज़ है। साथ में जो स्वास्थ्य का व्यय है, अभी आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ सब कुछ निःशुल्क है। पर्ची बनेगी 1 रुपये की, या राज्यवार इसमें अंतर भी हो सकता है। 1 रुपये की पर्ची बनती है, उसके बाद आप जिस भी विभाग में जाकर दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। दवाएं वहीं पर मिलती हैं, निःशुल्क मिलती हैं, है ना। लेकिन सरकारी जो अस्पताल होते हैं कुछ जगहों पे अच्छे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर की हालत खस्ता है। वहाँ जो आवश्यक सुविधाएं हैं, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड किसी को करवाना है, एक्सरे करवाना है, पैथोलॉजी से संबंधित कोई जाँच करानी है, तो वो सब नहीं मिल पाए, मतलब आराम से ना मिल पाए या मशीन बिगड़ी हुई है।
तो ऐसे में आपको बाहर से लिख कर दिया जाता है कि बाहर जाके करवा लीजिए, फिर आकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो वो खर्चा आपने अपनी ओर से दिया, वो डॉक्टर आपको नहीं देगा ना गवर्नमेंट देगी, है ना। तो आप मजबूर हैं लगाने के लिए, लगाकर अपनी जांच करवाएंगे और वो रिपोर्ट लेकर आप फिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट जनता को करना पड़ रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ सुरेश तेंदुलकर कमेटी में कहा गया, इसका मतलब है कि आपका जो तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो गरीबी के आकलन में इसको भी शामिल किया गया। अब इसके बाद रंगराजन कमेटी को देखते हैं। तो रंगराजन कमेटी जो है ये 2012 में गठित होती है, 2014 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, गरीबी का आकलन ये समिति, यहाँ देखिए आप, गरीबी के आकलन से संबंधित ये भी है। तो गरीबी के आकलन में ये जो समिति है ये पोषण संबंधी और गैर खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय पर आधारित थी। पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन सा परिवार कितना करने में सक्षम है, कर रहे हैं वो अलग बात है। आपकी मतलब आपका जो मन है वो तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन आपकी जेब जो है वो कितनी दूर तक साथ दे रही है, इस पर इसको आधार बनाया गया था। साथ में जो गैर खाद्य आवश्यकताएं, सिर्फ पेट भरना ही आवश्यकता तो होती नहीं, उसके अलावा तमाम ज़रूरतें परिवार की होती हैं, तो उन सबको इसमें ध्यान रखा गया था और उस पर किए जाने वाले व्यय पर इसको व्यय को आधार बना के इसको पेश किया गया था। और इसमें एक अलग पद्धति का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो रंगराजन कमेटी है ना ये कई मायनों में खास है, इसमें एक अलग पद्धति का इस्तेमाल किया गया। और इसमें बात क्या थी कि इसके अंतर्गत एक परिवार को गरीब तभी माना जाएगा जबकि वो बचत करने में असमर्थ हो, यानी जितना कमा रहा है उतना पूरा उसका खर्च हो जा रहा है और वो 1 रुपया भी बचा नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं पड़ रही है, इसका ये तात्पर्य है। तो ये एक आधार था जो कि ठीक भी था लेकिन बहुत व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक इसलिए नहीं है ना कि आदमी की ज़रूरत अगर ज़्यादा भी है तो अपनी ज़रूरतों को, मतलब जो एकदम आवश्यक चीज़ें हैं उनको सिकोड़ के पैसा बचाने की कोशिश करता है, मतलब अपना पेट काट कर पैसा बचाने की कोशिश करता है। तो वैसे में उसकी जो पोषण संबंधी आवश्यकता है या शिक्षा संबंधी या विकास से संबंधित ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा उसके बैंक में जमा रहता है, मतलब उतनी वो बचत कर रहा होता है। तो ऐसी हम भारतीयों की मानसिकता होती है, हम अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, साथ में जब बचत की बात आती है तो अपने खून पसीने को निचोड़ कर हम बचत करते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है या एकदम से जो निम्न तबका है उसके साथ ये ज़्यादा देखा जाता है। तो इनका जो रंगराजन महाराज का ये तरीका था ये बहुत जायज़ नहीं है। मतलब ये लोग जो होते हैं ना ये धनी होते हैं, ज़्यादातर संभ्रांत होते हैं या बाद में पढ़ लिख कर बढ़िया जॉब कर रहे होते हैं, ऐसे जो अध्यक्ष होते हैं। तो ये गरीबों की स्थिति को उतना अच्छे तरीके से भांप नहीं पाते, असली बात यही है। तो इन्होंने ये सोच लिया कि भाई बचा नहीं पा रहा है तो उसके बाद फिर इसका मतलब है कि गरीब है, बचा रहा है तो अमीर है, उसके पास बैलेंस है अच्छा खासा, क्या पता वो बेटी की शादी के लिए बचा रहा हो। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो खपत बास्केट है उसकी सिफारिश की। तो सही बात है, ये तो बात ठीक है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जैसी आवश्यकता है वैसी शहरी क्षेत्र की नहीं होती है। गाँव में अगर आप रहते हैं तो आपको खर्चा कम लगता है, चीज़ें सस्ती होती हैं या आपका कम चीज़ों में काम चल जाता है, वहाँ संसाधन इस प्रकार के होते हैं, सुविधाजनक जीवन शैली। शहर में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है अपने महीने की पूरी जो गुजर बसर है उसके लिए। तो ये चीज़ है। अब ये जो बास्केट इन्होंने तैयार किया था या सिफारिश इसकी की थी असल में, तो इसमें कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें कि अनुशंसित कैलोरी की मात्रा, प्रोटीन, वसा, मतलब कितना प्रोटीन रोज मिलना चाहिए आपकी खुराक में होना चाहिए, वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, गैर खाद्य पदार्थ जैसे कि कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन इत्यादि की जो पूर्ति है उन सबको सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, इन सबको ध्यान में रखा गया। और इससे जो गठित होने वाली कमेटी थी उसका नाम था रंगराजन कमेटी। समय आपने देखा। इसके बाद नरसिंघम कमेटी को देख लीजिए। नरसिंघन कमेटी जो है ये असल में पहली समिति थी और ये 1991 की है। बैंकिंग सुधार से इसका संबंध है। पीछे आपने बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई कुछ समितियों को देखा है, ये शुरुआती है। और पहली जो समिति है, मतलब ये नरसिंघम कमेटी 2 बार गठित हुई है। पहली वाली जो है उसको समिति 1 के तौर पर जाना गया और ये 1991 की है। अब इसका उद्देश्य या इसका संबंध किससे है? बैंक प्रणाली में सुधार से। अब इसमें और भी जानने योग्य चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी समिति, हम पहली को देख चुके हैं, दूसरी वाली गठित होती है 1998 में और इसका मतलब इसको भी सृजित किया जाता है, नरसिंघम कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपने देखा। इसके बाद मैकिन्सले वाला देख लें। तो मैकिन्सले की एक सिफारिश थी कि ये 1995 का समय है। पहली चीज़ इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि SBI के सभी सहयोगी बैंकों का SBI में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाए या सभी का विलय करके एक ही इकाई के रूप में बना दिया जाए, जो कि सरकार आज के समय में कर रही है। मतलब सबका स्टेट बैंक में विलय भले नहीं हो रहा है, लेकिन जो मोटे मोटे बैंक हैं उनमें छोटे छोटे बैंकों को मिलाया जा रहा है। एक समय था आज़ादी के बाद की जो परंपरा निकली थी तो उसमें सरकार ये कर रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत तेजी से हो रहा था।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो हैं वो राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बन रहे थे और इससे बैंकों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। लेकिन बाद में जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं और बैंकों पर दबाव बनने लगता है, कुछ बैंक जो हैं वो दिवालिया होने के कगार पे, हालांकि अपने देश में ये स्थिति नहीं थी लेकिन फिर भी खस्ता हाल हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए फिर विलय कर दिया जाता है। तो अभी आप देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितने बैंकों का, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक में कितने बैंकों का विलय किया गया है। तो ये सिफारिश जो मैकिन्सले की है ये 1995 की है और ये रिकमेंड किया गया था कि भाई एसबीआई में सारे बैंकों का विलय कर दीजिए। सबका बाप जो है वो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई के बाद आता है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसकी सामर्थ्य और बढ़ जाएगी और वो केंद्रीकृत होकर अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। और ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई एक बड़ी सी संस्था बना दीजिए और उसी में सारे बैंकों को घुसा दीजिए। तो ये एक चीज़। इसके बाद तारापुरे कमेटी को आप देख रहे हैं और ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, मतलब उसके संबंध में समीक्षा करना और अपने रिकमेंडेशन देना इसका उद्देश्य है और समय इसका 1997 यानी 1997 का है। इसके बाद भगवती समिति है, बेरोजगारी और लोक कल्याण से इसका संबंध है। हालांकि जितनी कमेटियां गठित हुई हैं बेरोजगारी का सही आकलन कोई नहीं कर पाया और ये 1973 की है। इसके बाद धारिया कमेटी, मतलब आप समझ लीजिए अभी 1973 से 2023 अगर हम चले आए तो बेरोजगारी की स्थिति जो है वो निरंतर विकराल होती आई है, बढ़ती आई है। उसमें कोई खास सुधार नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे एसी शाह कमेटी को देख रहे हैं। उससे पहले धारिया कमेटी को देख लीजिए, इससे जरा कचरे को साफ कर लेते हैं। देखिए धारिया कमेटी जो है ये नवंबर 1994 की है, ध्यान से देखें, और दिसंबर 1995 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है जिसके आधार पर राशन का वितरण होता है निःशुल्क या फिर एक मामूली जो रकम है उसको लेकर सरकार वितरण करती है। अभी कोविड के बाद से मुफ्त राशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और सिर्फ राशन ही नहीं दिया जाता है, साथ में पोषण की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। तो वो सारा काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, मतलब उसमें सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, इसको जांचने के लिए इसे गठित किया गया था। समितियां गठित होती रहती हैं, अपनी रिपोर्ट देती रहती हैं, सरकार उसको सुनकर उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको मानती भी है, नहीं भी मानती है, लेकिन जो सिस्टम है वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति अगर अभी की देखें तो एक तो वैसे ही देश में गेहूं की किल्लत है, और अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिन्हें कि आप देसी स्टाइल में कहते हैं कोटे की दुकान, तो उन कोटे की दुकानों पर जाएंगे ना तो जो वहाँ का कोटेदार होता है वो गेहूं देने से आपको मना कर देगा और गेहूं को ब्लैक मार्केट में मतलब बेचने का काम करता है। उसके पास स्टॉक रहता है गेहूं का, कम रहता है भले ही, लेकिन वो जनता के लिए होता है। वो क्या करते हैं कि जो बिचौलिए होते हैं उनको बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं और कहते हैं कि राशन में सिर्फ चावल आया है। जब कोई शिकायत लेकर जाता है तो उसके बाद उनकी फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो ये सारी बातें और कई सारी, जैसे मिट्टी का तेल कहीं पर आ रहा है, केरोसिन ऑयल, उसके वितरण की बात है तो उसमें भी गोरखबाजारी चलती है। जनता भी जो है वो ब्लैक में अगर सामान पाती है तो संतुष्ट हो जाती है, तो वो विरोध नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुधरती नहीं चलती। अब इसके बाद एसी शाह कमेटी को आप देख रहे हैं, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में सुधार के लिए, मतलब जो गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही जो है वो वित्तीय संस्था होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं या चीज़ें हो सकती हैं। तो उनकी जो प्रणाली है वो ठीक ढंग से काम करे, उसके रिकमेंडेशन के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। समय है 1992 का। आगे चलते हैं, अजीत कुमार समिति को आप देखें, ये सेना का जो वेतनमान है उससे संबंधित है, 2012 की है। और विमल जालान कमेटी को तो आप जानते ही हैं कि पूंजी बाजार और संरचना से इसका संबंध है, उसके कामकाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए इस रिपोर्ट को पेश किया गया था और समय है 2018 का। अगला जो हमारा कमीशन है वो राधाकृष्णन कमीशन है। राधाकृष्णन आयोग ये 1948 का है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इसी की रिकमेंडेशन के आधार पे होती है, यूजीसी, ठीक है। तो ये उसी की रिकमेंडेशन के आधार पे गठित होता है। अब आप बताइए कि ये राधाकृष्णन है कौन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा हलवा क्वेश्चन है। इसके बाद के संथानम कमेटी को आप देखें, ये सीबीआई की स्थापना से संबंधित कमेटी है। कुछ जो कमेटियां हैं ना उनकी रिकमेंडेशन पे बड़े ही अच्छे ढंग से अमल किया जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी उसके सामने आते हैं। तो ये समय है 1962 का। इसके बाद शिवरामन कमेटी है, 1979 की है, 1979। नाबार्ड की स्थापना इसके आधार पे होती है। स्वामीनाथन आयोग ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से देखेगा। अच्छा, इसके बाद स्वामीनाथन आयोग जो है ये 2004 का है। किसानों की समस्या का पता लगाने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। किसानों की असली समस्या क्या है, हालांकि ये आयोग आया और चला गया, सरकार ने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और किसानों की समस्या आज के समय में भी गवर्नमेंट ठीक ढंग से समझ ही नहीं पा रही, तो ये दिक्कत है। इसके बाद मतलब कमेटियां आती हैं, उनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। वाई वी रेड्डी कमेटी, अब ये आयकर छूट की समीक्षा से जुड़ी हुई है ना, तो 2001 की है।
इसके बाद राजीव कुमार समिति को जो आप देख रहे हैं ये आपकी दिसंबर 2018 की है। और OIL और ONGC जो है, मतलब ये कंपनियां जो हैं, इनमें मतलब इन क्षेत्रों को निजी कंपनियों को बेचने के बारे में राय देने के लिए इसे लाया गया था। तो निजीकरण जो है वो आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये पुराने समय की है, मतलब पुराना समय का तात्पर्य ये है कि 2018 आज से बीता हुआ समय ही कहा जा सकता है। तो निजीकरण की शुरुआत तो हो ही चुकी थी, तो उसी के संबंध में ये रिकमेंडेशन देने के उद्देश्य से लाई गई थी। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजीकृत करने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी, और बुरे जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके बाद सुशील मोदी कमेटी को आप देखेंगे, कुछ यहाँ पे दिसंबर 2018 की बात है। राज्यों द्वारा जो सामना किए जाने वाला GST राजस्व था उसमें कमी को देखने के लिए, क्योंकि GST लागू हो चुका था 2017 में, तो उससे संबंधित तमाम विसंगतियां सामने आ रही थी। वस्तु और सेवा कर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को एकीकृत कर दिया गया, मतलब अब पूरा फुटकर टैक्स नहीं है बल्कि एक है, लेकिन उससे महंगाई में इजाफा भी हुआ है। ये भी एक मतलब कड़वा सच है। तो इससे संबंधित समीक्षा, मतलब वो सरकार से संबंधित या सरकार की आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि जो सामाजिक विसंगतियां पैदा हो रही थी GST राजस्व से संबंधित, उसका जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। इसके बाद आप लोकपाल खोज कमेटी को देख रहे हैं। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये गठित होती है और समय है 2018 का। लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश। लोकपाल वाला मामला हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन ये ज़्यादा चर्चा में लाइट में तब आता है जब 13-14 के आसपास अन्ना हजारे आंदोलन चलता है। अन्ना हजारे लंबे अनशन पे बैठ जाते हैं, उसके साथ जो हमारी पहली महिला IPS हैं किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये लोग लग जाते हैं। तमाम लोग उसमें जुड़े रहते हैं, सिर्फ उतने ही नहीं। तो ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, तो वहाँ से लोकपाल कुछ ज़्यादा ही हवा पा लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश, ये आपने देखा। अब इसके बाद शंकर लाल गुरु कमेटी को आप देख रहे हैं, दिसंबर सन 2000 की है। जून 2001 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। कृषि विपणन से इसका संबंध है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप NC सक्सेना कमेटी को, अगस्त 2008 की है। अगस्त 2009 में ठीक एक साल बाद, पूरा एक साल ये लेते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब इसमें इन्होंने एक साल तक किया क्या? तो असल बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में BPL जनगणना जो थी, मतलब गरीबी का आकलन करने के लिए जो संबंधित समिति है, उसके आधार पे आप इसको मत देखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मतलब एक तरह की चेतावनी है। तो कुल मिलाकर BPL जनगणना ये मतलब इसमें जो सक्सेना समिति है, यानी NC सक्सेना समिति, उसकी सिफारिश के आधार पे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के साथ साथ BPL जनगणना की शुरुआत की थी। BPL जनगणना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम उससे गरीबी का एक अच्छा आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत BPL कार्डों को बनाया जाता है, ठीक है, APL, BPL, अंत्योदय, इस तरह से कार्ड बनते हैं, उसी के आधार पे जो वितरण है वो संपन्न होता है, जो जिसका पात्र होता है। तो पहले उस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। सीधे सीधे यहाँ पर BPL जनगणना शुरू कर दी गई कि कितने BPL परिवार हैं, और हकीकत यह है कि कुछ लोग जो वास्तव में इसके पात्र हैं, BPL बनने के पात्र हैं, वो इस लिस्ट में नहीं आ पाते। और बहुत सारे जो अमीरजादे हैं जो कि लाभ कमाने के इच्छुक होते हैं, वो अपना नाम कोटे के लिस्ट में शामिल करवा लेते हैं, BPL कार्ड ऐसे ही फर्जी ले लेते हैं और मुफ्त का राशन खाते हैं। खाते क्या है? बेचते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं, ये ज़मीनी है, उन पर सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये ऊपर ऊपर उड़ रहे थे, ठीक है, ये ऊपर ऊपर उड़ रहे थे। और इन्होंने कहा कि भाई BPL जनगणना ये शुरू होनी चाहिए, और हो भी जाती। इसके बाद हाशिम समिति को आप देखें, तो हाशिम समिति जो है ये दिसंबर 2012 की है। कायदे की बात ये है ना कि जो ये कोटे वाले कार्ड होते हैं, चाहे BPL हो चाहे APL हो, उनकी कायदे से जांच की आवश्यकता है, मतलब कठोर जांच की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग छट जाएंगे। अब दिसंबर 2012 की अगर बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए, गरीबी रेखा से नीचे कितने जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी पहचान के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली की सिफारिश के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो इसके लिए भी अब गरीबी रेखा से नीचे कौन है, तो इसके लिए वही BPL कार्ड को आधार बनाया गया। अब वो कुछ ऐसे लोगों के पास भी था जो सच में इसके पात्र नहीं थे, लेकिन उन्हें भी गरीबी रेखा से नीचे मान लिया गया। तो ये एक बात। इसके बाद करवे कमेटी को आप देखिए, यहाँ पे ये 1955 की है, काफ़ी पुरानी है, और लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से, मतलब लघु उद्योग जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये देश की नींव रखने का काम करेंगे। बड़े वाले उद्योग जो हैं वो तो चंद मात्रा में है, लेकिन लघु उद्योगों की तादाद ज़्यादा है, अपने देश में ज़्यादा है। और अगर इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तो ये हमारे निजी मतलब हमारी जो व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है, देशी अर्थव्यवस्था है, उसको एक मजबूत आधार दे सकते हैं। और इससे जो गरीबी और भुखमरी की समस्या है या असमानता फैलती जा रही है, वो भी कम हो सकती है, क्योंकि हर आदमी जो है वो उद्यम से जुड़ सकेगा, है ना।
तो लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से करवे समिति का सृजन किया गया। करवे कमेटी का संबंध जो है वो इनके संवर्धन और विकास से है। और इस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। वही बात है, मतलब सीधी बात है, आप लघु उद्योग के संवर्धन से संबंधित इस समिति को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और समितियां और उनका संबंधित क्षेत्र है उसको भी हम अलग से देख लेते हैं, जैसे कि सी राव समिति है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समय नहीं दिया है, तो समय इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इस तरह की जो समितियों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं इसमें क्रोनोलॉजी या समय ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि इसका संबंधित क्षेत्र क्या है। तो सी राव कमेटी जो है ये कृषि नीति से जुड़ी हुई है मोटे तौर पे, और जीवी रामकृष्ण कमेटी जो है इसका संबंध है विनिवेश से। इसके बाद यहाँ आप देखें रघुनाथ अनंत माशेलकर, ये पैनल था, मतलब एक कमेटी ही आप समझ सकते हैं। तो रघुनाथ अनंत जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और इसका संबंध किससे है? इस कमेटी का संबंध है स्वच्छ भारत अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का सुझाव देना। स्वच्छ भारत अभियान लंबे समय से भारत में क्रियान्वित हो रहा है। कुछ शहर और कुछ इलाके तो बेहद स्वच्छ हो गए हैं, इसका परिणाम हुआ है, लेकिन गंदगी जो है वो समाप्त नहीं हुई है, अभी भी बड़े पैमाने पर है ना। तो सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है कि इसे इस तरीके से लागू किया जाए कि बढ़िया ये अपना रिजल्ट दे सके, तो इसके संबंध में रिकमेंडेशन करना ये उसका उद्देश्य था। केवी कामत पैनल को तो आप जानते ही हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी जांच करने से संबंधित और उसमें और अच्छे बदलाव लाने के लिए सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य था। कुमार मंगलम बिरला कमेटी, मतलब उनकी जो रिपोर्ट है उसको आप देखें तो निगम से संबंधित जो शासन प्रणाली है उसका जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ये रिकमेंडेशन देते हैं। इसके बाद नरेश चंद्र कमेटी को आप देख रहे हैं तो कारपोरेट गवर्नेंस और एविएशन सेक्टर से इसका रिलेशन था। और राकेश मोहन कमेटी को आप देखिए, ये आधारभूत संरचना के वित्तीयन से जुड़ी हुई है। आधारभूत संरचना जो है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वित्तीयन से इसका संबंध था। डीके गुप्ता कमेटी जो है ये दूरसंचार विभाग की फिर से मतलब दूरसंचार विभाग को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, इस पर इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद सुंदर राजन समिति जो है ये खनिज तेलों में सुधार से, मतलब पेट्रोलियम उत्पाद जो हमारे पास है या जो हम बाहर से मंगाते हैं उनके प्रबंधन से जुड़ी हुई थी। और पीसी अलेक्जेंडर कमेटी को आप नीचे देख रहे हैं, अब इसे जरा ऊपर कर लेने की आवश्यकता है ताकि आप बेहतर देख पाएं। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। पीसी अलेक्जेंडर कमेटी को आपने देखा, और ये आयात निर्यात की जो नीतियां हैं वो कितनी उदारीकृत होनी चाहिए, मतलब उदारता भी एक सीमा तक अच्छी होती है, तो उदारीकरण किस रेंज तक होना चाहिए उसको तय करने के लिए सुझाव देती है। तिवारी कमेटी जो है ये औद्योगिक रुग्णता से जुड़ी हुई है, और जो उद्योग है वो हमारे लिए अर्थव्यवस्था का एक मूल स्रोत है, मतलब आर्थिक लाभ का स्रोत है। असल में औद्योगिकरण जो है वो तेजी से देश को संपन्न बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं लेकिन फायदा ज़्यादा है ना। तो औद्योगिक रुग्णता जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, तो उससे संबंधित जांच के लिए इसको गठित किया गया था। इसके बाद युगंधर कमेटी है, बीएन युगंधर कमेटी, और इसका संबंध राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से था। जबकि नंजुंदप्पा कमेटी जो आप देख रहे हैं, अच्छा सा नाम है, याद रहेगा, तो ये रेलवे किराया भाड़े से जुड़ी हुई थी। मतलब रेलवे का किराया कितना और भाड़े का निर्धारण कैसे और कितना होना चाहिए, उस पर इसका पूरा जो काम है वो होता है। इसके बाद भंडारी कमेटी को आप देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनकी पुनर्संरचना, मतलब उनका जो पुराना स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गया है, तो किसी भी संस्था या किसी भी तंत्र का जो ढांचा है वो समय समय पर मॉडिफाइड होना चाहिए, ये तो सही बात है। तो यहाँ इन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनके ढांचे में फिर से एक बार सुधार की आवश्यकता है, मतलब मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, ऐसा इसने रिकमेंड किया था। तो ये आपने भंडारी कमेटी को देखा। इसके बाद ये वेणुगोपाल कमेटी को आप कुछ नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ पे है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण है उससे संबंधित विवादों की जांच के लिए इसको गठित किया गया था। और एमजी जोशी कमेटी को तो आप देख ही रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये दूरसंचार में जो निजी क्षेत्र का प्रवेश है। पहले क्या था कि दूरसंचार या जितने भी इस तरह के बड़े बड़े माध्यम थे, चाहे दूरसंचार हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एविएशन हो, मतलब उड्डयन वाला क्षेत्र या परिवहन वाला क्षेत्र हो, इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ये सब सरकारी हुआ करते थे। ठीक है, एकदम शुरुआत की बात नहीं है, शुरुआत में तो एयरलाइंस वगैरह जो है उनको प्राइवेट लेवल पे भी इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन एक दौर था जिसमें कि ये सरकारी हुआ करते थे पीछे का। बाद में इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है और वो अब बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूरसंचार क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र की घुसपैठ अच्छी खासी है। मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं जैसे BSNL, तो इस तरह की सेवाएं जो हैं वो बर्बाद होने के कगार पे हैं, उनका नेटवर्क अच्छा नहीं रह गया है। मतलब लोग दावा चाहे जितना करें लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे जियो को आप देखते हैं या जितनी भी और सर्विस हैं, ये इतनी अच्छी घुसपैठ कर चुके हैं कि पूरा मालिक बन गए हैं, मतलब जड़ जमा लिए हुए हैं। तो यहाँ जो ये प्रवेश है इससे संबंधित दिशा निर्देश कुछ न कुछ होना चाहिए, हालांकि वो सही तरीके से अमल नहीं किया गया। इसके बाद निजी, यहाँ आप देखें नीरज कुमार गुप्ता कमेटी को,
और नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जो है ये कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। तो कैशलेस लेन देन होना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी है वो पेपरलेस रहे, इसका उद्देश्य था इसका। इसके बाद ज्ञान प्रकाश समिति जो है ये चीनी घोटाले से जुड़ी हुई थी। सत्यम कमेटी जो है ये वस्त्र नीति से जुड़ी हुई थी। और हजारी समिति जो है इसका संबंध था औद्योगिक नीति से। ये हमारे चैनल का नाम है। इसके बाद रमेश चंद्र कमेटी को आप देखें तो रमेश चंद्र कमेटी के बारे में कुछ लंबी चौड़ी जानकारी है जो कि देखनी चाहिए असल में। तो नीति आयोग के सदस्य कृषि, गन्ना और चीनी उद्योग, मतलब ये असल में यहाँ थोड़ा भूमिका बांधी गई है। उद्योग की वित्तीय स्थिति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए गन्ना किसानों में बकाया को चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की गई थी। मतलब गन्ने की जो कीमत है ना और चीनी की जो कीमत है, गन्ने की कीमत का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ इसको मोटे तौर पे समझ लीजिए ताकि आप वहाँ पहचान सकें। गन्ना जो किसान खेत में उग है उससे सीधे सीधे चीनी बाहर नहीं निकलती है। पहले बनता है गुड़, गीला गुड़, गन्ने का रस पेरा जाता है, उसको पकाया जाता है तो वो गाढ़ा होता है ना। और गाढ़ा होता है तब चीनी के क्रिस्टल उसमें तैयार होते हैं। गीला गुड़ जो है उसको सुखाकर उसकी पिड़िया यानी जो छोटे छोटे गोले हैं वो बना लिए जाते हैं, तो वो सूखा गुड़ आप देखते हैं, ठीक है। और उसको अगर गीला ही रखा जाता है और इसमें मथा जाता है तो चीनी निकलती है, क्रिस्टल जमा होते हैं, बाद में मिल में उसे साफ किया जाता है, तो वो सारे काम होते हैं। तो चीनी की जो रेट है, चीनी की जो दर है और जो गन्ने की रेट है उसमें भारी विसंगतियां पाई जाती हैं, जबकि दोनों की दर जो है वो आपस में संबंधित है। मतलब चीनी जो है वो गन्ने का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ गन्ना किसानों में जो बकाया चुकाने की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। मतलब उनका जो बकाया है वो लंबे समय तक वैसे ही बना रहता है। तो गन्ने की जो कीमत है उसको चीनी की दर से जोड़ने की ज़रूरत है ताकि उन्हें वाजिब मूल्य प्राप्त हो सके। अब इसके बाद आगे देखें, न्यायमूर्ति A.K. माथुर आयोग को देखें, ये 7वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ था। मतलब 7th जो आपका पे कमीशन है उससे इसका संबंध था। और 7वां वेतन आयोग ये बहुत अच्छे पैमाने पर वेतन में वृद्धि लेकर आता है। इसके बाद वाघुल कमेटी को आप देख रहे हैं, मतलब 7वां वेतन आयोग जब से काम करना, मतलब जब से इसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाता है, तब से सरकारी नौकरी में लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वेतन बहुत मोटा मिलने लगा था। कुछ क्षेत्र तो बेशुमार वेतन से लद गए थे। इसके बाद वाघुल कमेटी को आप देखें तो भारत में मुद्रा बाजार से इसका संबंध है। और वासुदेव कमेटी जो है ये NBFC क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसको आप याद रखिएगा। अरुणा सुंदरराजन कमेटी का संबंध है दूरसंचार क्षेत्र का पुनरुद्धार करने से। दूरसंचार क्षेत्र अभी जिस हालिया स्थिति में है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा इनका कहना था। चंद्रशेखर कमेटी का संबंध उद्यम पूंजी से है। दवे कमेटी जो है ये असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से जुड़ी हुई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर बेहाल रहते हैं, तो उन्हें एक जीविका का आधार होना चाहिए, तो पेंशन योजना। इसके बाद बैंकों में जो गड़बड़ियां होती रहती हैं या हुई थी पीछे, तो उनसे उनकी जांच से और उनके संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से जो एक घोष कमेटी है उसका गठन किया जाता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग वाला जो मामला था यहाँ आप देख रहे हैं, इससे संबंध था काबरा कमेटी का। KN काबरा कमेटी को आपने देखा। भूरेलाल कमेटी, अच्छा नाम है ना। तो ये मोटर वाहन में जो कर रखा जाता है, मतलब मोटर वाहन के लिए जो कर होते हैं, तो उसमें वृद्धि से जुड़ी हुई थी। अत्रेय कमेटी जो आप देख रहे हैं ये IDBI का पुनर्गठन करने से संबंधित है। बेसल कमेटी का संबंध है बैंकिंग पर्यवेक्षण से। बेसल कमेटी जो है इसका संबंध किससे है? बैंकिंग पर्यवेक्षण से है। C. बाबू राजीव समिति को आप देखें तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम जो 1908 का था और प्रमुख बंदरगाह अधिनियम जो 1963 था, पीछे आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों के समय का है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम। तो ये वाला एकदम पुराना वाला, और उसके बाद जो प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 वाला था, ये दोनों ही बहुत घिस चुके थे, तो इनकी समीक्षा के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। और इसके लिए जो भूतल परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा C. बाबू राजीव समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद चंद्रत्रे समिति की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। तो इसमें खास बात यह है जानने लायक कि सेबी ने प्रतिभूतियों की जो डिलिस्टिंग है उस पर इस कमेटी को अपॉइंट किया था, यानी नियुक्त किया था। और एक्सचेंजों को 3 साल की अवधि के लिए अग्रिम रूप से कंपनियों से लिस्टिंग शुल्क लेने की सिफारिश यहाँ पर की गई थी, जो कि एक हद तक मान्य होती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। अब इसके बाद कुमार मंगलम बिरला को आपने वहाँ पीछे भी देखा था, यहाँ भी देख लीजिए। निगम से संबंधित शासन प्रणाली। मराठे समिति जो है ये शहरी सहकारी बैंक से संबंधित थी। सहकारी बैंक जो है वो 2 लेवल के होते हैं, शहरी क्षेत्र के होते हैं और ग्रामीण होते हैं। हालांकि वो क्षेत्र के हिसाब से ही निर्धारित होता है, ऐसे हमारी जो अर्थव्यवस्था के दस्तावेज है उसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं है। तो जो सहकारी बैंक है उनसे इनका संबंध था। और इसकी अध्यक्षता यहाँ आप देख रहे हैं SS मराठे ने की थी। RBI के निर्देश पर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर इसको बनाया गया था। और 1983 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। बैंकों का बैंकर कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसके निर्देश पर इसे बनाया गया था।
माशेलकर कमेटी को आप देख रहे हैं, भारत की जो राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति है उस पर इस कमेटी को गठित किया गया था, वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसमें यह बताया गया कि सरकार ने वर्ष 2003 में जो राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति है उसके मामले में फैसले लेने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त, मतलब इसके पास हाई अथॉरिटी थी, पावर था, तो ऐसी कमेटी गठित की जाती है जिसका नाम था माशेलकर कमेटी। इसके बाद आरवी गुप्ता कमेटी को आप देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की सिफारिश इसने की थी और नाबार्ड ने आरवी गुप्ता समिति के आधार पे, मतलब इस रिपोर्ट के आधार पे, इनकी जो रिपोर्ट थी इसके आधार पे प्रमुख बैंकों के परामर्श से एक मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की थी। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब से शुरू किया गया था? अपने उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से स्टार्ट हुई थी? आपके लिए क्वेश्चन है, समय बताना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि आप सोए ना, जगे रहें। तो देखिए, उदेश कोहली कमेटी, ये अच्छी वाली है, मतलब नाम अच्छा है। अब ये विद्युत क्षेत्र में जो निजी आवश्यकताएं हैं उनका मूल्यांकन करने से जुड़ी हुई थी। और यूके शर्मा समिति को आप देख रहे हैं ठीक नीचे, तो ये अग्रणी बैंक योजना से जुड़ी हुई, मतलब समीक्षा करना कुल मिलाकर उद्देश्य था। तो कमेटी आमतौर पर समीक्षा ही करती है। इसके बाद केलकर कमेटी एक बार फिर से आ गई है। ये SM केलकर कमेटी है, असल में ये 1984 की है और इस पर कार्यरत समूह ने सिफारिश की थी कि छोटे और गैर आर्थिक जो RRB हैं उनको आर्थिक व्यवहार्यता के हित में विलय किया जाना चाहिए। छोटे जितने RRB हैं उनका बड़े संस्थान में विलय किया जाना चाहिए ताकि वो ठोस आधार प्राप्त कर सकें, क्योंकि वो खुद से अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम नहीं है। ऐसी रिकमेंडेशन किसकी थी? केलकर कमेटी की थी। इसके बाद आपकी IT वाज कमेटी ठीक नीचे दी हुई है और इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ऋण देने की विधि, उधारकर्ता का योगदान कार्यशील पूंजी के अंतर के बजाय, इसमें यह कहा गया ना कि उधारकर्ता का योगदान जो है वो कार्यशील पूंजी के अंतर की बजाय कुल मौजूदा परिसंपत्तियों का 25% होना चाहिए। टोटल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मौजूदा परिसंपत्ति है उसका सिर्फ 25% होना चाहिए। कार्यशील पूंजी के अंतर के आधार पर अगर हम करते हैं तो सही तरीके से आकलन नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी मौजूदा परिसंपत्ति है उसका 25% ये रहे। और साथ में वाज समिति जो है इसके हिसाब से ये भी कहा गया कि उधार देने की विधि अब उधारकर्ताओं के लिए लागू होनी चाहिए, जो केवल, मतलब उन उधारकर्ताओं पे लागू होनी चाहिए जो कि केवल 100 लाख रुपए या उससे अधिक की सीमा से परे कार्यशील पूंजी निधि का लाभ उठाते हैं। तो ये एक बड़ी रिकमेंडेशन थी। अब इसके नीचे कुछ आयोगों के नाम हम देखने वाले हैं। तो आयोग का नाम दिया है जो महत्वपूर्ण है, साथ में कुछ गठन का वर्ष दिया हुआ है और उद्देश्य दिया है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ कमीशन देख रहे हैं ये कपूर आयोग है, मतलब कपूर कमीशन है, 1966 का है। इसका समय जो है गठन का वो 1966 का है। और इसके बारे में जानने योग्य तथ्य क्या हो सकता है, मतलब मूल रूप से इसका उद्देश्य, तो कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की, मतलब मैसूर राज्य की जांच से संबंधित आयोग था। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद खोसला आयोग को आप देखें यहाँ पे 1970 का है, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु से संबंधित जांच करने के लिए। हालांकि उनकी जो मौत है वो विवादास्पद थी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि नेताजी जीवित हैं और बहुत से लोगों का मानना था कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो भी कुछ सच रहा हो, लेकिन उसी संबंध में जांच करने के उद्देश्य से खोसला आयोग का गठन किया गया था और ये समय था 1970 का। इसके बाद मंडल कमीशन को आप देख रहे हैं, तो मंडल कमीशन 1979 का है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से इसको गठित किया गया। सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, समाज में और शिक्षा के स्तर पे जो पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग जब हम कहते हैं ना तो उसमें कई तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, या सामाजिक स्तर पर भेदभाव की वजह से पिछड़ा हो सकता है, या आर्थिक उसका जो स्तर है वो पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पिछड़ापन किस आधार पे तय हो, यहाँ पे मंडल कमीशन का कहना था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान की जाए। और इसका नेतृत्व तो भारतीय बीपी मंडल के द्वारा किया गया था, मतलब बीपी मंडल जी इसके अध्यक्ष थे, कहने का मतलब। इसके बाद मुखर्जी आयोग को आप देख रहे हैं 1959। सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करना, बार बार जांच होती है तो ये फिर से गठित होती है। इसके बाद नरेंद्रन कमीशन को देखिए, सन 2000 का है। और फरवरी 2000 में केरल सरकार, मतलब ये यहाँ आप देख रहे हैं, केरल सरकार भारत द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था। कहने का मतलब यह है कि केरल सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था और ये राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और अन्यथा पर अध्ययन की रिपोर्ट से संबंधित था। तो इतनी कठिन भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है तो सीधी बात यह है कि जो राज्य की सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है, राज्य जितनी भी तरह की पब्लिक सर्विसेज देता है, सोशल सर्विस करता है, तो उसमें पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है, सामाजिक सेवा में पिछड़े वर्ग का योगदान कितना है और वो पर्याप्त है अथवा नहीं, इसकी जांच के उद्देश्य से नरेंद्रन कमीशन को गठित किया गया था। ये इसका मामला है। इसके बाद जो अगला वाला है उसे आप देखें
ये संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित हुआ राष्ट्रीय आयोग है और सन 2000 की बात है। चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव देना ये इसका उद्देश्य था। चुनाव के जो कानून हैं उन्हें सही ढंग से तय करना आवश्यक होता है। अगला आपका रंगनाथ मिश्र आयोग है और ये इसका पूरा नाम आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग इसका पूरा नाम है। इसे रंगनाथ मिश्र आयोग भी कहा गया और इसमें ये सन 2004 की बात है। सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। ठीक है, ये एक चीज़। और इसके बाद यहाँ नीचे आप देखें यूसी बनर्जी आयोग, ये सन 2002 का है। गोधरा कांड ध्यान से देखें, गोधरा कांड और 2002 में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बड़े पैमाने पर हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, तो उसकी जांच के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, मतलब गठन हुआ था। इसके बाद ठक्कर आयोग है, ये इंदिरा गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ था, मतलब उसकी जांच के लिए इसको गठित किया गया था, 1984 का है। फुकन आयोग जो है ये तहलका टेप विवाद से जुड़ा हुआ था। तहलका मामला बहुत समय तक तहलका मचाता है ना, तहलका, बोफोर्स, इस तरह के जो मामले पुराने वाले हैं वो आज भी हाईलाइट रहते हैं, तो इनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये 2003 का है फिलहाल, फुकन कमीशन। और तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इसको, मतलब जांच करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। इसके बाद उपेंद्र कमीशन यानी उपेंद्र आयोग को आप देख रहे हैं, सन 2004 का है। थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार और उनकी हत्या की जांच से संबंधित इसका था। ठीक, मतलब बलात्कार पहले किया गया, रेप किया गया और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। इसके बाद शाह आयोग को आप देख रहे हैं, ये 1977 का है। और ये आप देखिए कि यह आपातकाल, मतलब 1975 से लेकर 77 के बीच का जो उथल पुथल वाला समय था, उसके समय में की गई जातियों, आपातकाल में गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा विशेषाधिकार होते हैं, तो ऐसे में जो जातियाँ की गई थी उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था। और भारत के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JC शाह हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। ये जो इमरजेंसी है ये काफ़ी मामलों में लोगों की पोल खोलने वाली और बखिया उधेड़ने वाली थी, तो इसमें लोगों को बहुत सारी जातियाँ महसूस होती हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर थोपा गया या ज़बरदस्ती उनसे करवाया गया, बहुत तरह के मामले थे। उस समय के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, तो उसकी जांच के उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। इसके बाद लिब्राहन आयोग को आप ठीक नीचे देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो लिब्राहन आयोग का जो समय है वो 1992 का है और लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग भी इसको कहा जाता है। और इसमें आप जानते ही हैं कि 1992 का समय है, तो ये समय कैसा है, बाबरी विध्वंस हो गया था, बाबरी मस्जिद को चढ़कर उसको तोड़ दिया गया और उसके विनाश की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लंबे समय से चल रही जांच को यहाँ पर आकार दिया जाता है और उसी को हम जानते हैं लिब्राहन आयोग के नाम से। ठीक है, और इसके लिए जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनका नाम है MS लिब्राहन, उन्हीं के नेतृत्व में ये आयोग जो है ये गठित होता है। इसके बाद कालेकर कमीशन को आप देखें तो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको बढ़ावा देने और उनका उत्थान करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। समय है इसका 1953। कुछ नीचे और आयोगों के नाम हैं, उनका विवरण साथ में दिया हुआ है जो कि आपके जानने योग्य है। साथ में उनका स्थापना वर्ष भी आपको जानना चाहिए। कुछ के स्थापना वर्ष नहीं, सिर्फ काम भी अगर आप जान लें तो आपका काम चल सकता है। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितने से कि हम अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। हमें कोई PhD नहीं करनी है। PhD करनी होती तो हर एक कमीशन पे एक एक लंबा चौड़ा PDF तैयार हो सकता है, लेकिन वो काम हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना काम निकालना है, सिर्फ फैक्ट अपने क्लियर करने हैं। तो आयोग का नाम देखना है, विवरण देखना है, स्थापना वर्ष देखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप देखेंगे नेशनल लेवल पे, इसे NCB यहाँ देख रहे हैं आप, NCBC भी कहा जाता है। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1993 अगस्त का है। 102वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, 102वां संविधान संशोधन होता है 2018, यहाँ आप देख रहे हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये संवैधानिक दर्जा मतलब था तो पहले से ही, लेकिन इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त होता है, वो समय आप देख रहे हैं। और इससे पहले इसका जो अस्तित्व है वो क्या था, सांविधिक निकाय का था। मतलब ये जो आप यहाँ पे आयोग का नाम देख रहे हैं ना, मतलब NCBC की ही बात हो रही है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। लेकिन 2018 में जो 102वां संशोधन होता है उसके बाद इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। नौकरी में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के रूप में या पिछड़े के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल और बहिष्करण का विचार, मतलब किसको उसमें शामिल करना है, किसको बाहर करना है, इस पर विचार करना इसका उद्देश्य था। और इसी के मामले में सलाह देना सरकार को, इस उद्देश्य से इसको गठित किया गया था। मतलब कौन उस लिस्ट में होना चाहिए, कौन कौन सी जातियां होनी चाहिए, ये सब तय करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद राष्ट्रीय मवेशी आयोग है, मवेशियों की स्थिति को सुधारने के लिए इसको जारी किया गया था। अगस्त 2001 का समय है। राष्ट्रीय महिला आयोग को आप देखेंगे
तो ये सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित होता है, मतलब जब इसकी स्थापना होती है उस समय ये सांविधिक निकाय रहता है और ये 1992 का समय है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण को सुकर बनाना मतलब आसान बनाना। ठीक है, जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण आसानी से हो जाए और शीघ्रता से हो जाए, क्योंकि महिलाओं से संबंधित अत्याचारों के मामलों में कोई कमी नहीं। तो अगर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्दी होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सकेगा। तो ये सब काम करना, साथ में महिलाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी नीतिगत मामले हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हो सकती हैं, उन सब के संबंध में जितना कुछ बेहतर हो सकता है इसका सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य है और ये सरकार को सलाह देने का काम करेगा। तो महिला आयोग अधिनियम 1990 वाला था, भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20 के तहत, और जनवरी 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसका समय तो आप देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये सांविधिक निकाय के रूप में इस्टेब्लिश होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को आप देख रहे हैं, CCI। अब प्रतिस्पर्धा अधिनियम, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करने के लिए ये राघवन समिति, यहाँ ध्यान से आप देखें कुछ कमेटियों के भी नाम, राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। अगर आप इतना लंबा नाम नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो इसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें पूरे बाजार में जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसको लागू करवाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। इसका जो समय है वो अक्टूबर 2003 का है, ये एक खास बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक बड़ा सा अधिनियम है 1969 वाला, मतलब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसको निरस्त कर इसके स्थान पे प्रतिस्पर्धा अधिनियम को ले आया गया। मतलब ये जो पुराना अधिनियम था ना 1969 वाला, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड वाला, तो इसको बेकार साबित कर दिया गया। मतलब तत्काल में इसका कोई काम नहीं है, इसका उद्देश्य खत्म हो चुका है, तो इसको समाप्त करिए और इसके स्थान पर ले आया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम को। ये सन 2002 का है और उसी के आधार पर ये स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद दूरसंचार आयोग को आप देख रहे हैं, ये 1989 का है और दूरसंचार से संबंधित विविध जो पहलू हैं और समस्याएं हैं, मतलब दूरसंचार वाला जो मामला है उसमें जितनी भी तरह की विसंगतियां हो सकती हैं उनकी जांच के लिए इसको गठित किया गया था। मतलब उसी से संबंधित जो क्रियान्वयन है उसको करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद आप देख रहे हैं केंद्रीय जल आयोग को, ये CWC आप समझ रहे हैं। पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए जो योजनाएं बनती हैं, सरकार बनाती है, तो उसका समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। समय है 1945 का, काफी पीछे वाला है। और उसके बाद जो अगला वाला टॉपिक हमारा है उसमें ऊर्जा के लिए अतिरिक्त स्रोतों के हेतु आयोग का गठन किया गया। ऊर्जा का जो स्रोत है, अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की बात यहाँ पर होगी, क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो सीमित मात्रा में है, कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास वैकल्पिक एक चीज़ होनी चाहिए। तो वैकल्पिक रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, जो कि अक्षय माने जाते हैं, मतलब उनका नवीकरण संभव है, जैसे कि सौर ऊर्जा है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो उसके लिए कार्यक्रम तैयार करना, लागू करना और अनुसंधान और विकास जो इस क्षेत्र में हो सकता है जनता के कल्याण के लिए, उन सबको अंजाम देने के उद्देश्य से इसे गठित किया गया था। तो ये आपने देखा। इसके बाद जो अगला वाला हमारा टॉपिक है ये 1981 का है, आज का नहीं है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को आप देखें, यहाँ पे ये काम का है, 1976 का है, और देश में बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं के लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि बाढ़ का प्रबंधन हम आज भी समुचित तरीके से नहीं कर पाते हैं। हालांकि पहले से मामले जो हैं वो ठंडे पड़े हैं, उसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बाढ़ की स्थिति कुछ इलाकों में अत्यंत गंभीर हो जाती है। तो ये एकीकृत एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और एक आप कह सकते हैं कि समायोजित दृष्टिकोण है, उसको विकसित करने के उद्देश्य से लाया गया। तो समय इसका महत्वपूर्ण है 1976। इसके बाद भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, ये आप देख रहे हैं। तो जो साझा नदियां हैं, मतलब ऐसी नदियां जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों को अपने पानी का लाभ देती हैं, तो इनके अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि दोनों देश जो हैं इससे लाभान्वित हो सके, तो ये आपस में संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 1972 का है। इसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC को आप देख रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना करना, विकास की योजना बनाना, बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना, संगठन करना, मतलब कुल मिलाकर प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य था। और खास बात यह है 1956 का ये है। इसमें खास बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम, ध्यान से देखिएगा, संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया। और हाँ, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये वैधानिक निकाय है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका SSC है, कर्मचारी चयन आयोग, और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों के लिए जो कर्मचारियों की भर्ती होती है वो इसके माध्यम से होती है। आपने बहुत बार इसका एग्जाम दिया भी होगा।
1975 का ये है, नवंबर 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग को आप देख रहे हैं, ARC आर्क की रिपोर्ट आप देखते हैं ना, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2, बड़े शौक से आप पढ़ते हैं, तो वो वाला। और ये जनवरी 1966 का है, मतलब गठन इसका हुआ था। और लोक प्रशासन प्रणाली में क्या क्या सुधार हो सकता है उसके संबंध में सुझाव देना, सरकार को सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य था। यह एक समिति है, इसके बारे में खास बात और भी, यह एक समिति है जो कि भारत के लोक प्रशासन को और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए सुझाव देती है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो नियुक्त की गई प्रणालियाँ हैं उसके तौर पे हम इसे देखते हैं। तो ये तो एक लक्ष्य वाली बात हो गई। अच्छी बात इसमें जानने योग्य क्या हो सकती है, तो पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। और दूसरा वाला जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी तत्काल में रहता है, ये 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। तो यही सबसे लेटेस्ट है, इसके बारे में हम ज़्यादा देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपने दोनों को, मतलब UPPSC और साथ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसको भी देख लीजिए, UPSSC। तो यहाँ पहले UPSC को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाना, ये इसका उद्देश्य है। 1 अक्टूबर 1926 को इसको स्थापित किया गया था। इसका स्थापना का समय देखिए। साक्षात्कार के माध्यम से चयन, सीधी भर्ती वाला मामला, इसके अलावा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, समावेशन आदि पर अधिकारियों की नियुक्ति, ये सारा काम जो है ये संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है अपने यूपी वाला, ये राज्य का संगठन है। पहली बात 1999 नवंबर में इसको गठित किया गया था। और ये ग्रुप C और ग्रुप D के जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति के लिए काम करता है, मतलब उसके लिए परीक्षा आयोजित करवाता है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा कही तो जा सकती है, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा से आप इससे ताल्लुक मत जोड़ लीजिएगा, दोनों के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ ग्रुप C और ग्रुप D के जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति के लिए ये परीक्षा आयोजित कराने हेतु अधिकृत है, मतलब परीक्षा का आयोजन कराता है, भर्ती प्रक्रिया जो है उसको संपन्न कराता है। और UPSSC ये उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन कराता है। तो ये आपने देखा नवंबर 1999 समय। अब अपना UPPSC देख लेते हैं, जिसकी कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये लगातार और तेजी के साथ काम करने में अब माहिर हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की विभिन्न सिविल सेवाओं में जो प्रवेश के स्तर की व्यवस्था है उसको संपन्न करवाता है और परीक्षा इत्यादि आयोजित करवाता है, भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाता है। ये राज्य संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संगठन के चार्टर को भारत के संविधान के द्वारा अनुमति प्राप्त है, क्योंकि भारत के संविधान में आप देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के अलावा राज्य लोक सेवा आयोगों का भी प्रावधान है, और ये एक राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है। और 1937 अप्रैल में इसका गठन हुआ था। तो ये आपने देखा। तो ये चीज़ देखने के बाद अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि UPPSC जो है, मतलब अपना जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें जो कंपटीशन का स्तर है वो अगर UPSC से तुलना करें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, मतलब पूरे देश भर में। तो ये एक चीज़ हम देखते हैं। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग को देखते हैं। ये CIC है, केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC। ये 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, पहली बात। और हाँ, ये एक वैधानिक निकाय है, ये भी आपने देखा। अक्टूबर 2005 का समय था जब इसे स्थापित किया गया था। इसमें काम क्या है कि जो व्यथित व्यक्ति हैं उनसे शिकायतें, मतलब जो पीड़ित व्यक्ति हैं, कहने का मतलब जिन्हें की प्रताड़ना प्राप्त हुई है, मतलब कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ है, तो उनकी जो शिकायतें हैं उसको प्राप्त करना और उनकी जांच करना, ये दोनों काम करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC को आप देख रहे हैं, और ये 1964 में गठित हुआ था। इसका समय आपने देखा, फरवरी 1964। स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने से संबंध इसका है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC अक्सर चर्चा में रहता है। ये शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे कि 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए, मतलब ये थोड़ी है कि सरकारी भ्रष्टाचार को सामने कुर्सी पर बैठा के भाषण दे रहे हैं। संबोधित करने का मतलब ये नहीं है। सरकारी भ्रष्टाचार को उसकी समीक्षा के उद्देश्य से या उसे नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से, मतलब विनियमित करने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। इसके बाद भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग को आप देखें तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का संबंध परमाणु ऊर्जा गतिविधियां जो है उनकी देखरेख करने से है। 1948 का समय। और कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को आपने देखा, ये भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, बाद में नाम चेंज हो गया और लागत और मूल्य आयोग, थोड़ा नाम जो है बढ़ा दिया गया। और जनवरी 1965 की बात है। किसानों को सार्थक वास्तविक आय का स्तर प्रदान करना, ये पहला उद्देश्य है इसका। और साथ में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करना, क्योंकि जब नई तकनीकी आती है तो जो मध्यम बिचौलिए किसान है या नीचे स्तर के किसान है, वहाँ तक उसे पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है।
जो बड़े किसान हैं, बड़े आसामी हैं, वो इससे लाभान्वित हो जाते हैं, उनके पास पैसा और जागरूकता दोनों होती है, तो संसाधन इकट्ठे कर लेते हैं। जो उन्नत प्रकार के यंत्र या संसाधन है वो छोटे किसानों तक देर से पहुंचते हैं। और दुख की बात यह है कि अपने देश में वैसे ही जो मध्यम और छोटे किसान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो वहां तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। समय है 1965 का, जनवरी का। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आप देख रहे हैं, तो मानवाधिकारों की रक्षा करना और बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। और ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। पहली चीज तो ये है कि ये स्वतंत्र है, ठीक है, ऑटोनोमस है। और NHRC एक वैधानिक संस्था भी है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, मतलब उसी के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ये संरक्षण अधिनियम आया था और उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसी के आधार पर इस कमीशन को गठित किया जाता है। अक्टूबर 1993 का ये समय है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पीछे आपने देखा ही था, है ना। अब यहाँ पर ये गठित होता है 1956 में नवंबर में। और भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये पहला इसका काम है। दूसरा, धन का वितरण कैसे होना चाहिए, मतलब किस क्षेत्र में कितना आवंटन, उसके लिए काम करना। साथ में विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों को, मतलब शिक्षा के जो मानक हैं उनको बनाए रखना। भारत का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, UGC अधिनियम 1956 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। और हाँ, ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, ये एक वैधानिक निकाय है और उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव पर ये अपना काम करता है। आरोप लगाने का मतलब है कि जांच करता है, उसके विरुद्ध जांच करेगा तभी तो आरोप लगेगा। तो ये एक चीज़। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338A। यहाँ चूंकि संविधान की चर्चा है तो अनुच्छेद 338A अन्य बातों के साथ साथ NCST को, NCST का मतलब क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको संविधान के तहत किसी अन्य कानून के तहत या सरकार को किसी अन्य, अब ये बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ नीचे है, आदेश के तहत ST को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित किया गया है। ये लंबा चौड़ा जो सेंटेंस है इसका कुल मिलाकर ओवरऑल मतलब ये है। पहले तो आप यहाँ पे तारीख देख लीजिए, ये फरवरी 2004 की बात है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के संबंध में जितनी भी अच्छी बातें हो सकती हैं उनकी रिकमेंडेशन सरकार को देता है, प्लस इस बात का ध्यान रखता है कि उनके अधिकारों का कहीं से भी हनन नहीं होने पाए। कुछ नई समितियों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक काम और कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि ये है असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो असंगठित क्षेत्र में उद्यमों द्वारा सामना किए जाने वाले, मतलब जो असंगठित क्षेत्र है वो ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता है, ये पहली चीज़ है, मतलब ये मालूम होना चाहिए। और उस क्षेत्र के जो उद्यम हैं वो ज़्यादा चैलेंजेस झेलेंगे, तो उनके द्वारा जो सामना की जाने वाली मुश्किलें होती हैं, मुद्दे होते हैं, उनका निराकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। और समय है सितंबर 2004 का। यहाँ कुछ नई समितियाँ हैं, जैसे कि ऊर्जा संक्रमण सलाहकार, यहाँ आप देखें ऊर्जा संक्रमण सलाहकार कमेटी, पहली वाली। इसके बारे में जानने लायक बात क्या हो सकती है, तो ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, इसका गठन जनवरी 2022 में किया गया, लेटेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो जनवरी 2022 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये गठित की गई है। मंत्रालय का नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं, इनका नाम है तरुण कपूर जी, ये इसके अध्यक्ष हैं। और देश के ऊर्जा मिश्रण में, यहाँ देखें आप, देश के ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब ये है ना कि देखिए ये जितने भी यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत, जिसमें कि सबसे ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है, तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं इनमें हिस्सेदारी बढ़ेगी कैसे, ये लागत प्रभावी तो है ही नहीं है। मतलब हम ये तो जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, या जो ज्वारीय लहरें पैदा होती हैं, समुद्र के अंदर बेहिसाब लहरें उठती हैं, उनके अंदर अपरिमित ऊर्जा है। या हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जिसका कि हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रदूषण उससे नहीं के बराबर होगा, मतलब नहीं होगा। तो ये सारी अच्छी बातें तो हैं, लेकिन ये लागत प्रभावी है नहीं। इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे, जितना प्राप्त करने के लिए हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतने में हम न जाने कितने समय तक जो पारंपरिक स्रोत है उनका इस्तेमाल कर लेंगे। तो लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते या सक्षम नहीं है। तो इसे कैसे हम सहज बना सकते हैं, मतलब इसमें लोगों की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, इस जांच, मतलब इस चीज़ को जांच करने के उद्देश्य से ये समिति गठित हुई है। और 2070 तक यहाँ सरकार का थोड़ा सा टारगेट दिया हुआ है। 2070 तक भारत को अपना, यहाँ आप इसे अच्छे से देख लें, भारत को अपना शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए समिति गठित हुई है। मतलब जो उत्सर्जन है उसको हमें जीरो करना है, जीरो इमिशन करना है, ये लक्ष्य है भारत सरकार का 2070 तक का। तो उसी के दिशा में इस कमेटी का गठन किया गया है। और एक ऊर्जा संक्रमण रोड मैप बनाने के लिए बनी थी, मतलब 6 महीने के भीतर उसे ये काम कंप्लीट करना था।
इसके बाद जो अगली समितियां हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अगली वाली जो है वो गेहूं की फसल पर तापमान वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए गठित की गई थी। वैसे गेहूं जो है वो धान की तुलना में कम संवेदनशील होता है। ये ज़्यादातर जो स्थान है वहाँ पैदा हो सकता है। जलवायु इसके लिए अगर अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं है तो दाने बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन पैदावार हो सकती है। जबकि धान को उच्च स्तर की जो नमी और आर्द्रता की आवश्यकता है, उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता है, वो होती है। लेकिन गेहूं के साथ ये दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर रहेगी तो इसकी फसल नहीं होने वाली है, क्योंकि ये रबी की मूल रूप से फसल है अपने देश में। इसे ठंडी जलवायु चाहिए होती है बढ़ने के लिए। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब तापमान बढ़ेगा तो इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो पैदावार है वो प्रभावित होगी। अब यहाँ फरवरी 2023 में गेहूं की फसल पर तापमान वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। ये आप देख रहे हैं। और ये जो समय है ना 2023-2022, गेहूं की किल्लत से हम लोग दो चार हो रहे हैं। गेहूं का जो स्टॉक सरकार के पास है उसमें लगातार कमी देखी गई है। बहुत सारा गेहूं हमने बाहर भेज दिया और अपने यहाँ पैदावार कम हुई, तो इससे हमें धक्का लगा है, घाटा लगा है। तो यहाँ गेहूं की जो फसल है उस पर तापमान की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है। और साथ में राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र जो है उसका ये कहना है कि मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान जो तापमान एकदम से ऊपर चला गया था, आपने देखा ना, एकदम से ठंडी जो है वो समाप्त होने लगी थी और तापमान बहुत तेज बढ़ने लगा था। अभी फिर से मौसम बिगड़ गया है, नहीं तो तापमान बहुत तेज बढ़ रहा था। तो फरवरी के महीने में जो तापमान एकदम से ज़्यादा हो गया, अधिकतम तापमान पिछले 7 वर्षों के औसत से भी आगे बढ़ गया, रिकॉर्ड टूट गया। तो इस वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये रबी की फसल है, जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है उस समय ये अच्छे से ग्रो करता है, इसकी बालियाँ पकने के लिए तैयार होती हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते तक इसे काट पीट कर खेत को खाली कर लिया जाता है। तो जो दानों के बढ़ने और उसके सूखने का, तैयार होने का समय था, उस समय तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, जो गेहूं के दाने हैं, कच्चे दाने, वो समय से पहले सूखने लगेंगे, पूरी तरह से बढ़ नहीं पाएंगे। जितना आकार उन्हें लेना चाहिए उतना आकार नहीं ले पाएंगे, उससे पहले ही वो सूख कर ठोस बन जाएंगे, बीज के रूप में तैयार हो जाएंगे, काटने योग्य। तो इससे गेहूं का वजन कम होगा, उससे निकलने वाले आटे की जो गुणवत्ता है वो घटेगी, प्लस गेहूं की जो पैदावार है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये तापमान बढ़ने का असर है। इसके साथ साथ ये कहा गया, मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का। तो ये तो अपनी भविष्यवाणी है, ये फरवरी की भविष्यवाणी है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है अप्रैल में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप मई में देख रहे हो। तो ये आज का समय आते आते किसान ने अपने गेहूं काट लिए, लेकिन जो गर्मी के बढ़ने का असर था वो गेहूं पर पड़ता है। और गर्मी बढ़ी और उसके बाद एकदम से मौसम बदला और भयंकर आंधी तूफान और चक्रवात शुरू हो गया। उसके बाद अभी तक मौसम बिगड़ा हुआ है, तो इससे पूरी फसल जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। इस बार भी गेहूं का उत्पादन जो है वो प्रभावित हुआ है। इसके बाद बाल विवाह निषेध को देख लेते हैं। संशोधन विधेयक ये है, इसमें संशोधन हुआ है। खास बात जानने योग्य क्या हो सकती है, तो 2021 का है ये, आप पहले देख लीजिए समय। इसमें जो समिति का गठन होता है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक की जांच करने के लिए। यहाँ मूल बात क्या है, विधेयक के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक आया था 2021 वाला, लेकिन उसकी जांच करने के उद्देश्य से एक कमेटी गठित होती है और उसमें केवल एक महिला प्रतिनिधि है और कुल 31 सदस्य। कुल 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद है, इनका नाम है सुष्मिता देव, वो एकमात्र महिला है। और यहाँ बात हो रही है बाल विवाह की। बाल विवाह का जो सबसे आसान शिकार बनती हैं वो लड़कियां बनती हैं, तो इसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए महिलाओं की मात्रा इसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये साइमन कमीशन की तरह भेदभाव वाला काम कर रहे हैं। यहाँ महिला की संख्या एक ही है और बाकी सब पुरुष है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर की जो एसेसिबिलिटी ऑडिट है उसको करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। तो इसमें खास बात क्या है, अब देखें, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एसेसिबिलिटी ऑफ, यहाँ अंग्रेजी आधा दिया है आधा हिंदी दिया है, फिलहाल आप हिंदी में देखें। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एसेसिबिलिटी को विकलांग व्यक्तियों के लिए, ये जो उपलब्धता है उसी को ऑडिट करने के लिए समिति का गठन होता है। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार करने और जारी करने का व्यापक अधिकार यहाँ दिया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि भौतिक और कार्यात्मक पहुंच है उसकी जांच करने के लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और इसमें कुल मिलाकर विकलांगों के लिए कितनी अनुकूलता लाई जा सकती है उस पर विचार विमर्श होगा। तो ये जो विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रश्नावली तैयार करने से संबंधित व्यापक अधिकार हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला वाला जो हमारा मामला है वो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एजे वजीफदार की अध्यक्षता में कारपोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए गठित हुई समिति का। अब अधिग्रहण संहिता की जो आखिरी समीक्षा है वो 2009 में अच्युतन कमेटी के द्वारा की गई थी। ये भी मामला आपको पता होना चाहिए, अच्युतन कमेटी का संबंध किससे।
अब न्यायमूर्ति पीएन भगवती समिति की जो सिफारिश है वो 1997 में इसमें संशोधन कर दी थी। पीएन भगवती कमेटी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये क्या करती है, जो पुरानी वाली अनुशंसा है उसमें संशोधन कर देती है, सुधार कर देती है। अब कारपोरेट अधिग्रहण पे 2009 का जो समय था, उस समय अच्युतन समिति की जो सिफारिश थी, मतलब 2009 में अच्युतन कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है और उसकी सिफारिश पर सेबी के द्वारा 2011 में संहिता में एक बार फिर से दोबारा, एक बार पहले हो चुका है, दोबारा संशोधन किया गया। और इस पहल का कुल मिलाकर मकसद क्या है, ये जो पूरी समिति बनी है और ये पूरा एक लंबा सीक्वेंस चला है, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? उचित व्यवहारिक वैश्विक व्यवहार को अपना के मौजूदा नियमों को सरल और मजबूत बनाना। व्यवहार कैसा होना चाहिए? ग्लोबलाइज होना चाहिए, वैश्विक होना चाहिए, सीमित नजरिया नहीं रखना है, नहीं तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर लगातार इसमें संशोधन हुए हैं और अभी जो तत्काल की समिति है उसे आप देख रहे हैं। अगला जो हम देखने वाले हैं वो IRDAI के द्वारा है। इसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए एक पैनल गठित किया था। ठीक है, ये पैनल गठित होता है जनवरी 2021 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRDAI जो है, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया के द्वारा की गई थी। इसमें जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र खुंटिया है। और इसके उपाध्यक्ष, यहाँ ध्यान से देखें, इसके उपाध्यक्ष एक सदस्य, मतलब इसमें एक अध्यक्ष है और दूसरे उपाध्यक्ष हैं। समिति का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का है, 1 साल तक ये अपना काम करेगी। तो 2021 की गठित है, आप समझ सकते हैं। तो भारतीय समुदायों की आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा जो उत्पाद हैं उनकी उपलब्धता की जांच करने के उद्देश्य से सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। और स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, ये नाम आप देख रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, इस नाम से विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया गया था। तो कमेटी का नाम असल में है यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति। बीमा सुविधाएं जो है वो स्वास्थ्य के मामले में बेहतर पहुंच बना सके, यानी स्वास्थ्य बीमा होता है तो उसमें जो लाभार्थी हैं वहां तक समुचित पहुंच हो सके, इसके संबंध में जांच पड़ताल और रिकमेंडेशन देने के लिए इसका गठन किया जाता है। दूसरा जो मामला यहाँ हम देख रहे हैं, टेबल का यह नीचे वाला हिस्सा, तो केंद्र ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में, जो हमारे पर्यावरण सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक AIPA समिति का गठन किया। और AIPA का मतलब भी क्या है वो भी आप यहाँ देखें। इसमें ये पेरिस समझौते से संबंधित है। पहली चीज, केंद्र सरकार ने वैश्विक समझौते के तहत, चूंकि ये विश्व स्तर का समझौता है, तो पेरिस समझौता जो हुआ था उसमें कुछ लक्ष्य तय किए गए थे। हर समझौते में कुछ टारगेट तय किए जाते हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन, यानी AIPA जो है उसके कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी, मतलब अंतर मंत्रालयी, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा शब्द का अंतर है, उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। ठीक है, और इसमें 17 सदस्य हैं। इसके जो मेंबर हैं उनकी संख्या है 17। केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, 13 प्रमुख मंत्रालय जो मुख्य मंत्रालय हैं, जो कि मूल क्रियान्वयन करते हैं, उसके सदस्य इसमें शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सचिव उसके RP गुप्ता, वो इस समिति के प्रमुख हैं, पहली चीज। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इसमें जो सचिव है रविशंकर प्रसाद, वो उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ AIPA का उद्देश्य क्या है? अब चूंकि AIPA पर ही सारी बात केंद्रित है, उसी को सही ढंग से हम क्रियान्वित कर पाएं और जो लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें प्राप्त कर पाएं, इसीलिए गठित हुई थी समिति। तो अभी जानना आवश्यक है कि AIPA क्या है। तो वैसे तो आप इसे पर्यावरण में, मतलब पर्यावरण वाले मामले में ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखें कि जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित जो प्रक्रिया है उसको तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। और ये सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, मतलब जो भी उसका NDC है, उसके सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर, दायित्व अपना पूरा कर सके, इसलिए इसको गठित किया गया था, मतलब सुझाव देने के लिए। अगली वाली जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गठित हुई समिति थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती थी, ये 2020 की बात है, दिसंबर 2020 में गठन किया जाता है। तो ये उच्च स्तरीय समिति का जो गठन का उद्देश्य है वो जानना आवश्यक है। मतलब जयंती के अवसर पर ये गठित हुई है, इसका गठन का आयोजन हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? असल में ये जो उच्च स्तरीय समिति है, यहाँ देखें आप, 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के लिए जो स्मरणोत्सव है उसकी गतिविधियों की देखरेख करेगी। मतलब ये पीछे का मामला है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा उस समय था। अभी ये आपके काम का हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल। तो उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और इस वर्ष को स्मरणोत्सव श्रद्धांजलि वर्ष और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप में आयोजित किया गया था। तो यहाँ तक हमने मामलों को देखा है, हमने बहुत सारी जो कमेटियां हैं उनके बारे में जाना, बहुत तरह के जो कमीशन है उनके बारे में जाना। कुल मिलाकर परीक्षा उपयोगी तथ्यों को इसमें समायोजित करने की कोशिश की गई थी। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
तो आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना और तब तक के लिए नमस्कार।